क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इस एक वीडियो में हम इतने अच्छे से कर लेंगे कि आप इस चैप्टर से फुल स्कोर कर रहे होंगे। स्टार्ट करने के पहले बस एक छोटी सी बात, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे आपको हाइलाइटेड एनसीईआरटी का पीडीएफ का लिंक मिलेगा जो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ। बस एक चीज इस टाइटल से मुझे बतानी कि डबल टी नहीं आता है राइटिंग में, सिंगल टी आता है। क्या पता क्यों लोग इसमें डबल टी लिख रहे होते हैं, हालांकि मेक सेंस, साउंड्स लाइक डबल टी, बट सिंगल टी लिख के आना। इसमें मार्क्स नहीं कटते हैं, बट क्यों गलत स्पेलिंग लिखनी है। अब इस चैप्टर में हम बात कर रहे होंगे मेसोपोटामिया की। अगर आपसे बाय चांस क्वेश्चन पूछता है कि मेसोपोटामिया का लिटरल मीनिंग क्या है, तो आप टिक करके आएंगे या फिर लिख के आएंगे कि मेसोपोटामिया दो वर्ड्स, ग्रीक के दो वर्ड्स मीसोस और पुटामोस से बना हुआ है। मीसोस मतलब मिडल, पुटामोस मतलब रिवर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो रिवर्स है जिसके बीच में है हमारा मेसोपोटामियन रीजन। तो दो रिवर्स अगर आपसे पूछी जाती है तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये नेम है। यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर्स के बीच का जो लैंड है वो है हमारा मेसोपोटामिया। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं था कि पहले से कोई लोग रह नहीं रहे थे अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। इंडिया में सिविलाइजेशन थी, इंडिया में लोग रह रहे थे, अलग अलग जगहों पे ह्यूमंस एग्जिस्ट करते थे, वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, जानवर वगैरह पाल रहे थे। लेकिन इस मेसोपोटामियन रीजन में हमें जो सिविलाइजेशन देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा अर्बन नेचर की थी। यहाँ पे हमें सिटी लाइफ देखने को मिलती है, जिसकी इस चैप्टर में हम बहुत सारी बात कर रहे होंगे। अब प्रेजेंट डे में ये रिपब्लिक ऑफ इराक वाला जो हमारा एरिया है, मतलब इंडिया के ऊपर जाके लेफ्ट वाला हमारा जो एरिया है, उस जगह की हम बात कर रहे हैं। अभी नीचे हम जाएंगे अगले पेज में, इसका हम मैप में भी देख लेंगे इस जगह को। अब मेसोपोटामिया का अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो सिविलाइजेशन है किस चीज के लिए जानी जाती है, तो आप पहले तो लिख के आएंगे सिटी लाइफ। इसकी सिटी लाइफ के अलावा प्रॉस्पेरिटी, इसका जो बहुत ज्यादा लिटरेचर हमें देखने को मिलता है जो कि वॉल्यूमिनस एंड रिच, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा भी है एंड बहुत सारे वेराइट टॉपिक्स में हमें इसका लिटरेचर देखने को मिल जाता है। हमें इनका मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में वर्क देखने को मिल जाता है, जिसकी हम पूरे इस चैप्टर में बात कर रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार ये सारी चीजें अगर लिखने को आती तो ये तो याद ही नहीं रहेंगी, नोट्स में लिख ले, नहीं, अभी से इतना पैनिक मत करना, ये नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे चैप्टर में इन्हीं चीजों की हम बात कर रहे होंगे, तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगी। अब ये चीज पढ़ने के पहले ना मैं थोड़ा सा आपको नीचे लेके चलता हूं एंड हम पहले इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे हिस्टोरियंस का इस मेसोपोटामियन रीजन में इंटरेस्ट कब आया और क्यों आया, और फिर हम ऊपर पैराग्राफ में देखेंगे कि एक्चुअल में उस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में क्या चल रहा था। अब हमारे आर्कियोलॉजी का इंटरेस्ट इसमें आया 1840s के टाइम पे। 1840s के टाइम पे हमने एक्सकेवेशंस करना चालू किए, खुदाई वगैरह करना चालू करी, चीजों को ढूंढना चालू किया दो इंपॉर्टेंट साइट्स, उरुक और मारी के रीजन्स में। मैप में इन जगहों को भी हम देख लेंगे एंड फिर अगले कई डिकेड्स तक इन जगहों पे बहुत एक्सटेंसिव एक्सकेवेशंस वगैरह हुए। हिस्टोरियंस वगैरह ने यहाँ पे पूरी अपनी स्टडीज वगैरह करी, और यहाँ पे तो ये भी लिखा है कि किसी भी इंडियन साइट में आज तक इतनी अच्छे से स्टडीज नहीं हुई है जितने अच्छे से इस जगह पर हमें देखने को मिलती है। ऑब्वियसली हमें मेसोपोटामिया की बहुत सारी चीजें मिल जाती है, हमें बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में, स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, टूल्स, सील्स, इन सारे सोर्सेज की हम बात कर रहे होंगे। और सिर्फ ये नहीं, हमें बहुत सारा रिटर्न टेक्स्ट भी देखने को मिलेगा, टेक्स्ट तो रिटर्न ही होता है, जिसकी हम बात इस चैप्टर में करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग इतना ज्यादा इस जगह पर इंटरेस्टेड क्यों थे? क्योंकि अब था ये सीन कि यूरोपियंस का मानना था ये वही जगह है जो हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में भी मेंशन की गई है। बाइबल जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस के पहले के बहुत सारे किस्से वगैरह कि कैसे ओरिजिनेशन हुआ, ये सब बहुत सारे स्टोरीज वगैरह है। न्यू टेस्टामेंट में जीसस के रिलेटेड स्टोरीज हमें देखने को मिलती है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में शिमार रीजन की मेंशनिंग है, जो कि बोला जाता है हमारा सुमेर रीजन है सिविलाइजेशन का। इसको लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज की तरह बताया गया है। ये हमें देखने को मिलता है, आपने ये टर्म भी देखा होगा, बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। बुक ऑफ जेनेसिस मतलब हमारी जो ओल्ड टेस्टामेंट की पहली बुक है, जिसमें ओरिजिन स्टोरी ऑफ ह्यूमन बींग्स वगैरह के बारे में स्टोरीज हैं और बाकी काफी सारी चीजें लिखी गई हैं, उसमें हमें शिमार रीजन की मेंशनिंग देखने को मिलती है। तो यूरोपियंस ने बोला कि यार अगर
ओल्ड टेस्टामेंट को हम यहां से वेरीफाई कर पाए कि भाई ओल्ड टेस्टामेंट में भी लिखा है और फिर हमें यहाँ पे एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, तो शायद हम उसको वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई जो भी चीजें बाइबल में लिखी हैं वो एकदम सच है। इसलिए इन लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा था। ये आप शायद अपने किसी आंसर में लिख के आ पाएंगे कि भाई ये लोग ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रुथ की तरह पोर्ट्रे करना चाहते थे, इसलिए इस जगह पर आके एक्सकेवेशंस वगैरह कर रहे थे। तो मिड 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है। इस डेट को बहुत अच्छे से देख लो क्योंकि ये हो सकता है आने के चांसेस इसके कम हो, लेकिन ये डेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड 19th सेंचुरी मतलब हम 1950s की बात नहीं कर रहे हैं। मिड 19 क्रिकेट में 20th ओवर चलता है तो 19.3 होता है, वो होता है 20th ओवर। तो ऐसे ही जब हम लिखेंगे मिड 19th मतलब हम 1850s की बात कर रहे हैं। तो ये आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं एंड इस चीज को याद रखना, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में हम ऐसे डेट्स देख रहे होंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस टाइम पीरियड में बहुत एंथुसियास्टिकली इस जगह पर एक्सप्लोरेशंस वगैरह किए जा रहे थे, अलग अलग चीजों को फाइंड करने की कोशिश हो रही थी। 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर था जिसने फंडिंग दे दी ब्रिटिश म्यूजियम को कि जाओ वहां पे अपने लोगों को भेजो और वहां पे आपको टैबलेट मिलेगा। हमारी बाइबल में एक स्टोरी बताई गई है कि एक बाढ़ आई थी, तो आपको उस जगह में मिलेगा, वहां पे कहीं ना कहीं लिखा होगा किसी ने कि बाढ़ आई थी, एंड हम उसको प्रूफ कर पाएंगे कि भाई बाइबल की जो चीजें थी वो एकदम सही थी। एक्सपीडिशन सेंड करना मतलब कि अगर मैं किसी को भेज रहा हूं कुछ ढूंढने के लिए, कुछ लेके आने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो उसको मैं बोल सकता हूं कि मैंने एक्सपीडिशन में उसको भेजा हुआ है। तो ऐसे अटेम्प्ट्स यहाँ पे किए जा रहे थे बाइबल को करोबोरेट करने के लिए, बाइबल को फैक्ट चेक करने के लिए। 1960s तक होता ये है कि अब हमें समझ में आ जाता है कि बाइबल में हर एक चीज जो लिखी हुई है वो एकदम फैक्चुअल नहीं है, उसको आप फैक्चुअल ट्रुथ की तरह नहीं देख सकते। हो सकता है लोग अपने आसपास जो चेंजेस हो रहे थे, मान लेते हैं बाढ़ आई है तो उसको लिख रहे थे, लेकिन उससे रिलेटेड जो हमें स्टोरीज देखने को मिलती है हो सकता है वो फिक्शनल हो। लेकिन अब हमारा इंटरेस्ट सिर्फ बाइबल तक तो नहीं था ना, हमें तो ये भी इंटरेस्ट आएगा कि भाई वहां के लोग कैसे थे, क्या करते थे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट्स कैसे थे उस सोसाइटी के। तो धीरे से हमने यही चीज करना चालू किया। हमने अपना जो मतलब हमसे मतलब है कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह थे उनने अपना जो अब पूरा फोकस था वो बाइबल को वेरीफाई करने की जगह बाकी चीजों पे लगाना चालू किया। एंड इस टाइम तक धीरे धीरे हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स आने लगे, नई टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे यूज करने लगे। एंड ये जो पूरा हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है वो हमने इन्हीं रिसर्चेस के बेसिस पे पूरा बनाया है। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स इस सिविलाइजेशन के बारे में देखने को मिलने वाली है। अब इस सिविलाइजेशन में आगे बढ़े उसके पहले एक लास्ट चीज, एक बाइबल की स्टोरी को हम देख लेते हैं। बाइबल में एक फ्लड की मेंशनिंग की गई है, जैसे कि हमने अभी पैराग्राफ में देखा। उस फ्लड का सीन ये था कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, हर लाइफ को खत्म करने वाला था। लेकिन फिर बाइबल में ही बताया गया कि गॉड ने नोआ नाम के एक व्यक्ति से बोला कि आप एक आर्क बनाओ, एक बोट बनाओ जिसमें आप हर स्पीशीज के मेल फीमेल रख लेना ताकि लाइफ को सस्टेन किया जा सके। तो अब ये तो बाइबल की स्टोरी है, लेकिन मेसोपोटामिया में भी हमें एक ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है जहां पे स्टोरी सेम है, बस जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है उसका नाम नोआ नहीं है, उसका नाम ज़ियोसूद्र या फिर उत्नपिष्टिम बताया जा रहा है। तो सेम स्टोरी अब यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाती है। तो फिर अक्सर हमारे हिस्टोरियंस का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मे बी फ्लड तो आया होगा, शायद इसलिए यहाँ पे मेंशनिंग है, लेकिन उससे एसोसिएटेड जो बाइबल की स्टोरीज वगैरह हमें देखने को मिलती है वो थोड़ा सा क्वेश्चन ऑफ डिबेट हो सकती है। अब आपका जो भी ओपिनियन है वो आप कमेंट में लिख दें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माने चाहे ना माने। हम पढ़ते हैं हमारे हड़प्पन बोल रहा हूँ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पन निकल गया क्योंकि हड़प्पन तुम क्लास 12th में पढ़ोगे। अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का सीन ये था कि 2000 BC के अराउंड इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो राइटिंग सिस्टम था वो इसके आसपास के रीजन्स में फैलने लग गया। कौन से थे वो रीजन्स? इसके पास में तो हमारा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन था, हमारा नॉर्दर्न सीरिया और टर्की का रीजन हो गया। अब ये सारे अलग अलग रीजन्स के बीच में सेम राइटिंग सिस्टम में कम्युनिकेशन हो रहा था। ये लोग मेसोपोटामिया की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का यूज कर रहे थे एक दूसरे से बात करने के लिए। यहाँ पे ये भी लिखा है इवन फेरो ऑफ इजिप्ट को भी शायद इस मेसोपोटामिया की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में बात मैसेजेस अपने भेज रहे थे। फेरो मतलब इजिप्ट का जो हमारा किंग होता है, उसके लिए हमें ये टाइटल देखने को मिलता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपका आंसर कर रहा हूँ, लैंग्वेज वर्सेस स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? दोनों टर्म्स क्यों लिखे हुए हैं? मैं अभी कौन सी लैंग्वेज बोल रहा
रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ हिंदी। लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगा तो जिस लिखने का हमारा जो सिस्टम है का खा गा वाला, इसको हम बोलते हैं देवनागरी सिस्टम। ये है हमारा राइटिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ये है हमारी स्क्रिप्ट। तो जो लिखने का सिस्टम होता है वो तो चेंज हो सकता है कल को मैंने नया सिस्टम बना दिया और मैंने उसका नाम रख दिया देव स्क्रिप्ट, तो मैं इस तरीके से का लिख रहा हूं, इस तरीके से खा लिख रहा हूं। अब लैंग्वेज वही है लेकिन लिखने का तरीका बदल गया, तो लिखने के सिस्टम को हम बोलते हैं स्क्रिप्ट और लैंग्वेज मतलब जो हम बोल रहे हैं। तो इस मेसोपोटामिया की जो लैंग्वेज थी और इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो पूरे रीजन में फैलने लग गई थी। एक और बात ये भी है ना कि सिटी लाइफ को भी बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलता है अगर आप इतना सारा टेक्स्ट लिख पाते हो। अब कैसे क्या, वो इस पूरे चैप्टर में हम देख रहे होंगे। अब जब हमें पता चला इस टेक्सचुअल ट्रेडिशन के बारे में, हिस्ट्री हमने यहाँ की पढ़ना चालू करी, तब हमें पता चलता है कि यहाँ का जो साउथ का रीजन है, हमारा जो अर्बनाइज्ड सदर्न रीजन है, इसका नाम है सुमेर या फिर अक्कड़। अब 2000 BC के अप्रॉक्स, वैसे एक सेकंड, अब यहाँ पे जो डेट्स है ना, इसको भी मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। BC मतलब क्या, 2000 BC मतलब कौन सी डेट, तो इसको हम एक टाइमलाइन के थ्रू समझ लेते हैं। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब है 2025। अब मान लेते हैं मैं 2025 साल पीछे चले जाता हूं, तो क्या हम नेगेटिव डेट्स यूज करने लग जाएंगे? नहीं। सीन ये है कि हम लिखते नहीं है, बट 2025 हम कॉमन एरा में जी रहे हैं, हम 2025 CE में जी रहे हैं। अगर हम 2025 साल पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा 1 बिफोर कॉमन एरा, फिर 10 साल और पीछे चले गए तो 11 बिफोर कॉमन एरा, और ऐसे ही हम 2025 ईयर्स पीछे गए, फिर 2000 ईयर्स और पीछे चले गए तो वहां पे आता है हमारा 2000 बिफोर कॉमन एरा। वैसे अगर आपको याद हो, आपने अगर बचपन में कभी हिस्ट्री थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ी हो तो वहां पे आपने AD देखा होगा, वहां पे आपने BCE की जगह BC देखा होगा। पहले हम ना यहाँ पे BC की जगह बिफोर क्राइस्ट टर्म यूज करते थे, लेकिन वो सेकुलरिज्म का किस्सा हो गया कि भाई क्रिश्चियन डेट्स आपको यहाँ पे क्यों मेंशन करनी, इसलिए हमने कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा कर दिया। एक छोटी सी बात और, 1 कॉमन एरा के पहले 0 नहीं आता है, 1 कॉमन एरा के पहले 1 बिफोर कॉमन एरा आता है, तो 1 का सीन है, 0 बीच में नहीं आता है। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे इस रीजन की, इसको क्या बुलाया जा रहा था, सुमेर, इसको क्या बुलाया जा रहा था, अक्कड़। फिर हमें 2000 BC के आसपास देखने को मिलता है कि यहाँ पे बेबीलोन जो सिटी थी वो बहुत इंपॉर्टेंस गेन करने लग गई, तो इस रीजन को बुलाया जाने लगा बेबीलोनिया। हमारा सदर्न रीजन की हम बात कर रहे हैं। फिर अगर हम नॉर्दर्न साइड की बात करें हमारे मेसोपोटामियन रीजन की, तो हमें देखने को मिलता है 1100 BC। मतलब अब ये चीज आप याद रखेंगे, BC में उल्टी डेट्स चलती हैं, तो BC में 2000 पहले आएगा और उसके 900 ईयर्स बाद हमें 1100 BC देखने को मिलेगा, एंड कितने साल बाद 2025 आएगा, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको धीरे से फिगर आउट होना चालू होगा कि हाँ ये डेट्स का सिस्टम ऐसे 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 चलता है। अब 1100 BC के अराउंड हमें देखने को मिलता है कि एसीरियंस ने नॉर्दर्न रीजन में अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया, एंड इनका जो रीजन था वो एसीरिया नाम से जाना जाने लगा। अब मुझे पता है डेट्स बहुत सारी हो गई हैं, तो इसलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ हिस्ट्री में आप टाइमलाइंस का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से आपने एक टाइमलाइन बना लिया, लिख लिया कि 2000 में ये हुआ, 1100 में ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, तो वो आपकी कॉपी में इतने से में आ जाएगा, एंड उसको आप बार बार रिविजिट करके रिवाइज कर पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इन डेट्स का एक बार पॉज करके एक छोटा सा टाइमलाइन बना सकते हैं। अब अभी तक हमने बात करी रीजन की, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की लैंग्वेज की। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि पहले यहाँ की लैंग्वेज कौन सी थी, तो आप याद रखेंगे यहाँ की पहली लैंग्वेज थी सुमेरियन। इसको रिप्लेस किया अक्कडियन ने, कब, 2400 BC के अराउंड, जब यहाँ के सिनेरियो में अक्कडियन स्पीकर्स ने एंट्री मारी। इनकी जो लैंग्वेज थी वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पीरियड, उनका रूलिंग का टाइम पीरियड है 336 से लेकर 323 BC का, इस टाइम तक भी ये फ्लरिश करती रही। हालांकि रीजनल चेंजेस आ रहे थे, किसी भी जगह पर रीजनल चेंजेस आते हैं, डायलेक्टिकल चेंजेस आते हैं, रीजन जो लैंग्वेजेस वगैरह थोड़ी चेंज हो रही होती है, नई लैंग्वेजेस वगैरह के साथ ब्लेंड कर रही होती है, तो ऐसे चेंजेस जरूर आ रहे थे, लेकिन ये अक्कडियन जो लैंग्वेज थी वो काफी टाइम तक बोली गई। फिर 1400 के बाद हमें देखने को मिलती है अरेमेइक लैंग्वेज, जो इस सीन में घुसी। अरेमेइक लैंग्वेज हमारी जो हिब्रू लैंग्वेज है उससे थोड़ी बहुत सिमिलर है, एंड ये आज की डेट में भी इराक के कुछ पार्ट्स में बोली जाती है, जो इस टाइम पीरियड में 1000 BC के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी। अब ये चीज आप याद रखेंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस टाइम पीरियड में बहुत पॉपुलर हो रही थी, लेकिन आज की डेट में बहुत पॉपुलर नहीं है। कुछ जगहों पे बोली जाती है लेकिन
बहुत वाइडली स्पोकन अरेमिक नहीं है। अब इतनी बात कर ली है, अब इस जगह को हम मैप में भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इंडिया दिख रहा है, ये है हमारा पूरा इंडिया का रीजन। इससे अगर लेफ्ट अगर आप आते हो तो ये है वो पूरा रीजन जिसकी हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा बात कर रहे होंगे। टिग्रिस और यूफ्रेट्स देखने को मिल रही है, माली, उरुक, इन सब जगहों की हम इस चैप्टर में बहुत सारी बात करने वाले हैं। अब इस जगह की ना ज्योग्राफी को भी देख लेते हैं। इस चैप्टर की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ज्योग्राफी थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, लेकिन एक बार सुन लो, इसको याद करना पड़ेगा। अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाता है जो आपसे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पूछता है, तो क्या लिख के आओगे? आप लिख के आओगे कि इराक जो है वो बहुत डाइवर्स रीजन है, यहाँ पे हमें पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं, तो उसकी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब टॉप राइट का जो रीजन था, वहां पे हमें ग्रीन प्लेन्स देखने को मिलते हैं। अनड्यूलेटेड मतलब लहराते हुए प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पे हमें अच्छा एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। प्लेन्स अक्सर एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड होता है। ग्रेजुअली अगर आप धीरे से आगे के रीजन में देखते हो तो इसी रीजन के आगे हमें ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अब माउंटेन्स हैं तो उसमें ट्रीज तो होंगे ही, उनसे स्ट्रीम्स वगैरह, पानी वगैरह बह रहा होगा, नदियां वगैरह निकल रही होंगी, हमें वाइल्ड फ्लावर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इस रीजन में इनफ रेनफॉल होती थी कि यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह उगाए जा सके। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, 7000 से लेकर 6000 बीसी के टाइम पीरियड से हमें देखने को मिलता है कि इस जगह पर एग्रीकल्चर हो रहा था। ये एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर एक क्वेश्चन आता है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। जितनी भी चीजें मैं इस पर्पल कलर से मार्क कर रहा हूं ना, अगर आप कॉपी लिख के बैठे हैं तो आप नोट्स में उसको लिखते जा सकते हैं। एंड ये सिर्फ क्लास की खुशियों के लिए बात नहीं है, ये सबके लिए कॉमन बात है। अगर आप ऐसे भी इंसान है, हर्ष वर्ष भी हैं, अगर आप जो नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत कम चीजें ही मार्क कर रहा हूँ। सिर्फ उन चीजों को हम लिखेंगे जिनका रिविजन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप डेट्स भूलेंगे। इस चैप्टर की डेट्स आप याद नहीं कर सकते हर बार एक बार पढ़ के, तो इसलिए इसको आप लिख लें ताकि आप फ्यूचर में भी इसको विजिट कर सके। अब नॉर्दर्न रीजन की अगर हम बात करें तो हमें स्ट्रेच ऑफ अपलैंड, एक एलिवेटेड लैंड देखने को मिलता है, जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा स्टेप। अब इस रीजन में एग्रीकल्चर उतना ज्यादा सूटेड नहीं था, तो यहाँ पे हमें एनिमल हर्डिंग देखने को मिलती है। बेसिकली अब यहाँ के जो लोग थे वो जानवर वगैरह पाल रहे थे इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर करने की जगह। विंटर रेन्स के बाद यहाँ की जो शीप्स वगैरह और गोट्स वगैरह होती थी, यहीं पे जो घास वगैरह उग जाती थी, श्रब्स जो छोटे वगैरह पेड़ वगैरह उग जाते थे, उनको खाते थे। एंड इस तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हर्डिंग की जा रही थी। अगर हम ईस्टर्न रीजन की बात करें तो टिग्रिस की जो ट्रिब्यूटरीज थी, ट्रिब्यूटरी मतलब कि एक ये नदी है, इसकी जो अलग अलग ऐसे ट्रिब्यूटरीज निकल रही है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो बहुत अच्छा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती थी, जिससे माउंटेन रीजन्स ऑफ ईरान जो उनको एक्सेस किया जा सकता था। सदर्न रीजन के बारे में बताया गया है कि ये डेजर्ट रीजन था, लेकिन इसके बारे में ही लिखा गया है कि यही वो जगह थी जहां पे पहली सिटीज और लाइटिंग इमर्ज हुई। अब डेजर्ट एरिया में ऐसा क्यों हुआ? सीन ये था कि जो हमारा यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर जो कि नॉर्दर्न माउंटेन्स के रीजन से ओरिजिनेट होती हैं, वो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट कैरी करती हैं। सिल्ट मतलब बहुत फाइन क्वालिटी की मिट्टी वगैरह वो अपने साथ कैरी करती हैं, और जब वो नीचे लेके आती हैं, फ्लड आ गया है, फिर पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो बहुत सारे इस मिट्टी को नीचे लेके आ जाती हैं, जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल है, जिसके कारण इस फर्टाइल सिल्ट के कारण हमारा जो सदर्न रीजन है वहां पे बहुत सारा एग्रीकल्चर हो रहा होता है। इस मैप को भी आप थोड़ा अच्छे से पॉज होकर देख सकते हैं कि भाई कहाँ पे हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, किस रीजन के ऊपर हमें रेन देखने को मिलती है जिसके कारण एग्रीकल्चर हो रहा है, कौन से रीजन में हमें बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं इसी सदर्न रीजन की थोड़ी सी और। जब यूफ्रेट्स हमारे डेजर्ट रीजन में आती है तो बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स में डिवाइड होने लग जाती है। यही जो चैनल्स थे, इसको काइंड ऑफ एक इरिगेशन फैसिलिटी की तरह इस जगह पर यूज किया जा रहा था। होता ये था कि मान लेते हैं बाढ़ आ गई है या फिर वाटर फ्लो नीचे हो रहा है, तो ये चैनल्स के जो बैंक्स थे, जो रिवर बैंक्स, उनमें बहुत सारा पानी भर जाता था, और इस पानी को कई बार यूज किया जा रहा था वीट, बार्ले, पीज या फिर लेंटिल मतलब दालों वगैरह जो उगाई जा रही थी, उनके लिए पानी यूज कहाँ से हो रहा था? इस यूफ्रेट्स की जो अलग अलग चैनल्स थी उनका यूज करके। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है जो आप अपने आंसर में भी मेंशन करके आ सकते हैं कि पुराने जितने भी सिस्टम्स थे, चाहे वो बढ़िया हमारा रोमन एम्पायर का सिस्टम क्यों ना हो, उससे भी अच्छा हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है सदर्न मेसोपोटामिया में। तो इवन दो इस सदर्न रीजन में उतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं हो रही है, यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉस्पर कर रहा था। अब मेसोपोटामिया में सिर्फ एग्रीकल्चर तो नहीं था, शीप्स वगैरह भी पाली जा रही थी, गोट्स वगैरह भी थी। तो ये कहाँ
ग्रेजिंग करती थी, ये अपना खाना खाती थी। स्टेप के रीजन में हमने ऊपर मैप में देखा, नॉर्थ ईस्टर्न जो प्लेन्स हो गए या फिर माउंटेन स्लोप्स वगैरह हो गई, वहां पे वो अपना ग्रेजिंग या फिर ओवर ग्रेजिंग करते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग का काम कर रही होती थी। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे भी एग्रीकल्चर हो जाए, लेकिन इतने हाई रीजन से ये कि यहाँ पे जो वाटर है वो फ्लड नहीं कर सकती, पानी पानी नहीं कर सकती। इसके अलावा फर्टिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे ग्रेजिंग का काम किया जा रहा है। तो अब इतने सारे एनिमल्स पाले जा रहे हैं, तो मीट, मिल्क और वुल वगैरह भी काफी अबंडेंस में हमें सोसाइटी के पास देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा पानियों में मछलियां मिल जाती थी, डेट पाम्स वगैरह उगाए जाते थे, तो उससे फ्रूट मिल जाते थे समर के रीजन में। लेकिन अब ये तो सारे रूरल फैक्टर्स हो गए, इसके कारण गांव वगैरह तो बच सकते हैं। अर्बन सिटीज कैसे डेवलप हुई सिर्फ इन फैक्टर्स के कारण नहीं, उनके हमें अलग फैक्टर्स देखने पड़ेंगे बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे इवेंचुअली हम बाकी फैक्टर्स की भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा सिटी लाइफ को समझ लेते हैं। इन सिटी लाइफ ऑफ हमारी मेसोपोटामियन रीजन की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। किसी भी अर्बन सेंटर का सबसे पहला फीचर हमें देखने को मिलता है, वहां पे स्पेशलाइजेशन होता है। इसका मतलब क्या, अर्बन रीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो इसको हमने एक सिटी बुला लिया, नहीं। हमें रूरल लोकेशन में और अर्बन लोकेशन में डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि भाई पहले के रीजन में, रूरल एरियाज में सिर्फ एग्रीकल्चर हो रहा है, सिर्फ खाना पीना हो रहा है, सिर्फ जानवर वगैरह पाले जा रहे हैं। लेकिन अब हमें अर्बन सिटीज में देखने को मिलता है कि बाकी चीजें भी हो रही हैं, ट्रेड हो रहा है, बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी हम बात इस टॉपिक में कर रहे होंगे। अब जब ये स्पेशलाइजेशन होगा तो यहाँ पे सीन क्या बनेगा कि लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या, मान लेते हैं मैं एक सील कटर हूं। सील कटर मतलब कि मान लेते हैं मैं पत्थर वगैरह से सील्स बना रहा हूं, जिसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा जाएगा, कुछ सुंदर बनाने के लिए पत्थर लगाए जाएंगे, उसमें कुछ इमेजेस वगैरह बनाई जाएंगी। तो अब मैं तो सिर्फ कटिंग का काम कर रहा हूं, अब मैं पत्थर कहां से लेके आऊंगा, या फिर मुझे जो टूल्स चाहिए, मुझे ब्रॉन्ज का टूल चाहिए है या फिर मुझे स्टोन के टूल्स चाहिए, वो मैं कहां से बनाऊंगा। मैं खुद नहीं बनाऊंगा, कोई और बना रहा होगा। जैसे कि आज की सिटीज में होता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं, हम एक काम को करते हैं और बाकी लोग अलग अलग काम को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देख लो जो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है कि हमें अराउंड 3000 BC के पीरियड में ही ब्रॉन्ज के हमें यूजेज देखने को मिल जाता है। ब्रॉन्ज एक अलॉय है, एक मिक्सचर है कॉपर और टिन का, जिसके प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे यूज किए जा रहे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कटिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, उसमें गड्ढे वगैरह बनाना है, तो आपको ऐसे प्रॉपर टूल्स चाहिए। लेकिन सारा सामान इस रीजन में तो नहीं मिल जाएगा कि मुझे यहाँ पे बनाना तो यहीं पे सारा सामान मिल जाए, नहीं। बहुत सारा सामान ऐसा होता था जो दूर दूर से लाया जाता था। तो उसी चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि भाई पहली चीज आप याद रखेंगे कि स्पेशलाइजेशन सोसाइटी में हो गया था। इसके बाद आप एक एग्जाम्पल इसी चीज का लिख के आएंगे कि एक स्टोन कटर है, उसके पास सारी फैसिलिटीज खुद के पास नहीं होती, बल्कि वो डिपेंडेंट होता है। मे बी बाकी जो सिटी में रहने वाले लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं बाकी के, या फिर विलेजेस के जो लोग हैं उनके ऊपर ये बंदा डिपेंडेंट है खुद के काम को करने के लिए। एंड ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, ये वन ऑफ द की मार्कर होता है हमारे अर्बन लाइफ का। इसको बहुत सारा प्रोडक्ट चाहिए, चारकोल भी चाहिए, मेटल्स भी चाहिए, इसको कॉपर एंड टिन चाहिए ताकि ब्रॉन्ज के आर्टिकल्स ये बना सके। और मे बी ये तो बना भी नहीं रहा है, कोई और बना रहा है एंड उससे ये सामान लेके आ रहा है। लेकिन इतना कुछ अगर आपको करना है ना, तो अब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमें चाहिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। भाई एक कोई सोशल, इसको नहीं नोट में लिखने की जरूरत है, बस सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए आपको। एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसमें किसी एक बंदे का काम हो डिसीजन मेकिंग करना, किसी एक बंदे का काम हो कि हर एक चीज को लिखना कि भाई हाँ ये ट्रेड हमारा हो रहा है, विलेज से इतना सारा सामान सिटीज तक पहुंचाया जा रहा है, फिर इतना सारा जो सामान है हम प्रोक्योर करके कहीं और से लेके आ रहे हैं। तो अब हमें सोसाइटी में चाहिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमें देखने को मिलते हैं किसी भी अर्बन रीजन में। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि अगर एक सील कटर है तो उसको सिर्फ पॉट्स नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ब्रॉन्ज टूल्स नहीं चाहिए, उसको स्टोन्स वगैरह भी चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑब्वियसली हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे कोई कमांड्स दे रहा होगा एंड बाकी लोग उसको ओबे कर रहे होंगे, वरना इतना सारा जो कोऑर्डिनेशन है कभी भी हो ही नहीं पाएगा। एंड हमें रिकॉर्ड कीपर्स भी चाहिए जो हर एक चीज को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे होंगे कि भाई इतना हमने लैंड आपसे लिया है या फिर इतना सामान हमने आपको दिया है, तो ये सब मेंटेन किया जा रहा था सोसाइटी में।
में, जिसकी हम आगे जाके बात कर रहे होंगे। इसको अगर आप देखते हो तो ये हमें देखने को मिलता है 3000 BC का, जिसको एक हार्ड स्टोन से बनाया गया था। अब इसमें बताया गया है कि मे बी यहाँ पे जो आंख और आईब्रोज का रीजन है, अगर ऐसे गड्ढे बनाए गए तो हो सकता है यहाँ पे कुछ इनलेज लगाए गए हो, मतलब किसी लेपिस लजूली के, मतलब एक ब्लू कलर का पत्थर है, या फिर शेल के, या फिर ब्यूटीमेन के, इनके यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े लगाए गए होंगे इनको सुंदर बनाने के लिए। अब ये बहुत वेल नोन है हमारी इस दुनिया में, क्योंकि उतने पुराने टाइम में, आज से 3000 और 4000 5000 और 5000 से भी ज्यादा साल पुरानी ये हमें देखने को मिल जाती है वार्का हेड, जिसमें एक विमेन को बहुत अच्छे तरीके से चीक्स वगैरह बनाए गए हैं, नोज और आईज वगैरह बनाए गए हैं, लिप्स बनाए गए हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा दुनिया में जाना जाता है। लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप बताओ कि इसमें कितने लोगों का ऑर्गेनाइजेशन लगेगा, कितने अलग अलग लोगों का काम हमें लगेगा, तब जाके ये बनेगा। तो आप इसको अगर चाहें तो एक बार बैठ के सोच सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बॉक्स हमें देखने को मिलता है कि क्या विदाउट मेटल्स ये अर्बन लाइफ पॉसिबल थी? मे बी नॉट। विदाउट मेटल्स आप, फिर तो भाई बेटर होता कि भाई हम एग्रीकल्चर ही कर लें, लकड़ी के टूल से तो इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अब इस टॉपिक में हम बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया के ट्रेड और गुड्स के एक्सचेंज की। मेसोपोटामियन रीजन में हमारा एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन इनके पास आप लाइन लिख के आएंगे कि मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम थी। मिनरल रिसोर्सेज मतलब जो नेचुरल हमें मेटल मिलता है अर्थ से, बाकी रिसोर्सेज मिलते हैं, वो इनको नहीं मिल पा रहे थे। अगर हम सदर्न रीजन्स की बात करें तो इनके पास स्टोन्स थे ही नहीं जो इनको टूल्स बनाने के लिए चाहिए, इनको सील्स बनाने के लिए चाहिए, इनको ज्वेल्स के लिए चाहिए। ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी, मान लेते हैं मैं एक वो पहना हूँ हार, तो उसको हम बुलाएंगे ज्वेलरी, और उसमें अगर मान लेते हैं एक डायमंड लगा या फिर कोई भी स्टोन लगा तो उसको हम ज्वेल्स बुलाते हैं। तो वो इनके पास थे ही नहीं। इनके पास वुड के नाम पे इराकी डेट पाम मतलब वो पेड़ जिनसे डेट्स हमें मिलते हैं, खजूर हमें मिलते हैं, कोकोनट के जैसे लगते हैं पेड़, और पोपलार के पेड़ जरूर थे, लेकिन इनका यूज नहीं किया जा सकता था क्योंकि इनकी जो क्वालिटी ऑफ वुड थी वो कार्ट्स या फिर कार्ट व्हील्स बनाने के लिए, बुलक कार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर बोट्स वगैरह बनाने के लिए अच्छी नहीं थी। तो अब हमें वुड भी कहीं और से लेके आना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई मेटल नहीं था। मेटल की अभी थोड़ी देर पहले बात करें कि मेटल के बिना तो सोसाइटी कैसे ही पॉसिबल होगी। इस टाइम पीरियड में इतना सारा जो सामान बनाया जा रहा था वो कैसे बनाया जाएगा, नहीं बना पाएंगे। हमें टूल्स बनाना है, वेसल्स मतलब कंटेनर्स बनाना है, ऑर्नामेंट ज्वेलरी वगैरह बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे? तो अब यहाँ पे आता है हमारा पॉइंट, वी कैन सरमाइज मतलब कि हम यहाँ पे एक एस्टिमेटेड गैस लगा सकते हैं, एक तुक्का लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं से ट्रेड करके ला रहे थे, और वो कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, तो याद हो जाएगी। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि मे बी जो मेसोपोटामियंस थे इनके पास खुद के टेक्सटाइल्स वगैरह ये बहुत अच्छा बना रहे थे, एग्रीकल्चर इनका बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था, तो मे बी इन सब सामान को ये वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, इन सब के लिए ट्रेड किया करते होंगे। अब ट्रेड किस, अब ये सारा सामान इनको चाहिए है, तो ये सामान इनके पास नहीं था, लेकिन किसके पास था? टर्की रीजन में, ईरान रीजन में, या फिर गल्फ जो यहाँ पे वाटर बॉडी है उससे नदिया के पास जाते होंगे और वहां से ट्रेड करके लाते होंगे। तो इन रीजन्स के पास ये सामान था, लेकिन मे बी इनके पास एग्रीकल्चर नहीं था, तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए, या फिर इनके टेक्सटाइल्स वगैरह हो गए, वो बेच के या फिर ट्रेड करके इनसे ये सारा सामान लेके आते होंगे। तो अगर आप चाहें तो इस सामान को एक बार अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सामान आप भूलेंगे। हालांकि तुक्का भी लगा सकते हो, अभी तक हमने जितना भी सामान देखा है ना कि इन सबसे सामान का कुछ ना कुछ बन रहा होता था, वो इनके पास नहीं था। इनके पास बेसिकली मेन सामान तो था ही नहीं। तो ये अगर आप चाहो तो कॉपी में लिख भी सकते हो, क्योंकि अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आपको नेम्स इनके मेंशन करके आने पड़ेंगे। लेकिन अब फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपको इतना अच्छा ट्रेड करना है तो आपको चाहिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई बंदा होना चाहिए जो बोलेगा कि भाई हमें टिन की जरूरत है, जाओ वहां ईरान से टिन लेके आओ, हमें इसकी जरूरत है, जाओ वहां पे ये बेच के आ जाना और उसके बदले में ये लेके आ जाना, मे बी बार्टर करके आ जाना। तो उसके लिए भी आपको चाहिए एक अथॉरिटी। हमें देखने को मिलता है जो हमारे सदर्न मेसोपोटामिया के रीजन के लोग थे वो इन सारे ट्रेड्स वगैरह को इनिशिएट कर रहे थे। अब हमने हमारे अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में एक चीज देख ली है कि आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन चाहिए, ट्रेड चाहिए, सर्विसेज चाहिए, लेकिन इसके अलावा आपको एक मेन चीज चाहिए, वो है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा, आपको कोई सामान लेके आना है विलेजेस से सिटीज में और आपको बहुत टाइम लग जा रहा है, तो हो सकता है वो सामान खराब हो जाए। अगर आपको एनिमल्स के थ्रू लेके आना है और एनिमल्स को आपको बहुत ज्यादा
खाना खिलाना पड़ रहा है, तो सामान से महंगा तो खाना पड़ गया, सामान से महंगा तो आपका एक्सपोर्ट कराना पड़ गया, इंपोर्ट कराना पड़ गया। तो क्या मतलब ऐसे सिस्टम का, क्या ऐसी इकोनॉमी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, आपकी इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी। इसलिए किसी भी हमारे अर्बन सिविलाइजेशन के लिए उसके पास एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। वही चीज यहाँ पे भी लिखी है, मे बी आपको विलेजेस से ग्रेन या फिर चारकोल लेके आना है, आप एनिमल में उसको लेके आ रहे हो, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एनिमल को फीड कराना पड़ रहा है, फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, आप में भी पैक एनिमल्स मतलब खच्चर घोड़े गधे में उसको उठा के लेके आ रहे हो, फिर बुलक कार्ट्स में सामान को लेके आ रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इकोनॉमी विल नॉट बी वायबल, इकोनॉमी आपकी चल नहीं पाएगी, ऐसी इकोनॉमी पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि वो होता है ओवर वाटर। ये हर एक जगह पर हमें देखने को मिलता है, पुरानी किसी भी सिविलाइजेशन को आप पकड़ लो, किसी ना किसी वाटर बॉडी के पास में ही होती है, क्योंकि वाटर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा चीप और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवर बोट्स वगैरह यूज, या फिर बार्जेस मतलब वही बड़ी बड़ी बोट जिसमें सामान वगैरह भर के इनको लेके जाया जा रहा होता। तो अब सैक ऑफ ग्रेन्स, बहुत सारे ग्रेन के बोरे वगैरह इसमें भर दिए जाते थे, एंड जो बोट्स वगैरह है वो रिवर करेंट्स में पानी की लहरों पे चल रही है या फिर विंड के थ्रू चल रही है, तो इसमें हमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एनिमल्स के साथ चलोगे तो उनको आपको खाना भी खिलाना पड़ेगा, उनके लिए आपको फॉडर भी कैरी करना पड़ेगा। जो मैन मेड कैनाल्स वगैरह होती थी या फिर नेचुरल चैनल्स वगैरह होती थी जो वाटर बॉडीज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन था हमारे स्मॉलर सेटलमेंट्स और बड़े बड़े सेटलमेंट्स के बीच में। तो विलेजेस और रूरल जो एरियाज थे और अर्बन एरियाज के बीच में ये वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा हेल्प करती थी कनेक्टिविटी के लिए। अभी हम चैप्टर में आगे हम माली की बात करेंगे रीजन की, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है जिसमें यूफ्रेट्स को एज अ वर्ल्ड रूट बताया गया है कि भाई यूफ्रेट्स के थ्रू ये लोग बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करते होंगे, इसलिए शायद उसको एज अ वर्ल्ड रूट का मीडियम बताया जा रहा है। यहाँ पे इस टॉपिक में अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की लैंग्वेज और उनकी स्क्रिप्ट के बारे में। आपको पता ही है हर एक सोसाइटी में लैंग्वेजेस होती हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तो चलो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन जो राइटिंग है वो भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है। इस लाइन को आप अपने आंसर का इंट्रोडक्टरी पार्ट बना पाएंगे। पहला पॉइंट बना सकते हैं कि राइटिंग भी एक अलग तरीके का वर्बल कम्युनिकेशन है, जहां पे वही बातें जो आप बोल रहे हो, जो आप कन्वे करना चाहते हो, अब आप उसको किसी ना किसी सिंबल के थ्रू, किसी ना किसी साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। लैंग्वेज में क्या होता है, आप कोई साउंड यूज करते हो जिसके थ्रू आप किसी मीनिंग को कन्वे करते हो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में उन साउंड्स को टेक्स्ट में कैसे कन्वे किया जा रहा था। अब पहले हमें जो मेसोपोटामिया की टैबलेट्स देखने को मिलती है, टैबलेट्स की हम इमेजेस वगैरह देखेंगे, ऐसी क्ले टैबलेट्स होती थी जिसमें कुछ ना कुछ इमेजेस बने होते थे, टेक्स्ट होता था। तो हमें 3200 बीसी के टाइम पीरियड की जो टैबलेट्स देखने को मिलती है, इसमें हमें बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलते हैं और नंबर्स देखने को मिलते हैं। जरा साइड में पहले हम इनको देख ही लेते हैं। हमें क्यूनिफॉर्म सिलेबिक साइंस, क्यूनिफॉर्म मतलब वो स्क्रिप्ट, वो राइटिंग सिस्टम जिसकी हमने पहले भी इस चैप्टर में बात करी थी। मेसोपोटामिया का जो राइटिंग सिस्टम था उसको हम क्यूनिफॉर्म बुलाते हैं। हम क्यों बुलाते हैं नेक्स्ट पेज में देखेंगे। सिलेबिक साइंस मतलब, सिलेबल मतलब होता है जैसे कि वाटर है तो वाटर में वाटर दो सिलेबल्स आते हैं। तो जो सबसे छोटा ब्रेकेबल साउंड होता है ना, जैसे कि कैट, कैट में आप कैट को ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक करोगे तो वो CAT अलग अलग वही बन जाएंगे, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स बन जाएंगे, अल्फाबेट्स बन जाएंगे, तो उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसमें एक सिलेबल है। ये क्यों सुना रहा हूँ मैं, जरूरत नहीं है इसकी तुम्हें, बस कोई कभी तुम्हें बताना पड़े किसी को भाई ये सिलेबल मतलब क्या होता है तो बता देना भाई वाटर वाटर, ऐसे जो भी तुम ब्रेक कर पाओ ना वो सिलेबल्स है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, इस टाइम पीरियड के जो हमें टैबलेट्स देखने को मिल रहे हैं उसमें इस तरीके के सिंबल्स टाइप के लेटर्स यूज किए गए हैं जो कि किसी ना किसी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर एक हमें 3200 BC का वो बॉक्स बताया गया कि 3200 BC में हमें बहुत सारे छोटे छोटे 3.5 सेंटीमीटर्स के टैबलेट्स देखने को मिलते हैं जिसमें ऐसे कुछ सिंबल्स बना। कैसे ये ऑक्स लग रहा है भाई, मैं तो इसको कभी डिसाइफर नहीं कर पाता, बट हमारे हिस्टोरियंस ने डिसाइफर किया है कि भाई ये ऑक्स है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, मे बी यहाँ पे भी ऑक्स वगैरह का और बाकी चीजों का रिप्रेजेंटेशन है, पत्थर वत्थर जैसे लग रहा है, या फिर हो सकता है ऑक्स का ही कुछ मटेरियल है, समझ में नहीं आ रहा है। ग्रेन फिश, ग्रेन्स वगैरह देखने को मिल रही है, फिश वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे नंबर्स और बोट्स वगैरह देखने को मिल रहा है। अब इस टाइम पीरियड में हो ये रहा था ना, लोग लिखना चाह रहे थे कि ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो रहा है वो हमें नोट कर लेना चाहिए। तो वही चीज हमें देखने को मिल रही थी कि भाई हमें 5000 ऐसी लिस्ट मिली है, लिस्ट
मिली है, जहां पे लिखा हुआ है कि इतनी ऑक्सीजन, इतनी फिश, इतने ब्रेड के लोव्स विलेजेस से सिटीज आए या फिर सिटीज के जो टेम्पल थे वहां से डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो जो चीजें हो रही थी, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, उनको बस लिखा जा रहा था। उरुक की यहाँ पे बात की गई है कि उरुक के टेम्पल से हमें बहुत सारी टैबलेट्स देखने को मिली, जिसमें बताया गया कि यहाँ से सदर्न मेसोपोटामिया रीजन में उरुक है, वहां के टेम्पल से बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था और उनको लिखा भी जा रहा था कि इतना सामान यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, आप एक लाइन लिख के आ सकते हैं कि भाई अर्लीस्ट यूज ऑफ लैंग्वेज जो यहाँ पे टेक्स्ट में देखने को हमें मिलता है वो इसी चीज के कारण किया जा रहा था, क्योंकि उनको पता था कि हमारी सोसाइटी में इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आपको उनको लिखना पड़ेगा। तो हमारी सिटी लाइफ में इतने अलग अलग टाइप से गुड्स आ रहे थे, अलग अलग लोग इन्वॉल्व हो रहे थे उन ट्रांजैक्शंस में, इस नीड से हमने पहली बार यहाँ पे लिखना चालू किया। अब लिख रहे थे तो किस चीज में लिख रहे थे, ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ वाला पैराग्राफ, इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे। मेसोपोटामियंस टैबलेट्स में लिखते थे जो किस चीज की बनी होती थी, क्ले की बनी होती थी। अब लिखने का काम किसका होता था, स्क्राइब। स्क्राइब एक ऐसा टर्म है जो हिस्ट्री में आप कई जगहों पे देखोगे, मुगल टाइम पीरियड से, मेसोपोटामियन टाइम पीरियड से। तो यहाँ पे एक जॉब होती थी प्रॉपर, जिसका काम होता था ये लिखना, जिसको हम लिखने वाले को बुलाते थे स्क्राइब। तो स्क्राइब का काम क्या होता था, सबसे पहले वो क्ले को वेट करता था, गीला करता था और उसको पैट कर करके सही शेप में ले आता था, जिसमें वो कंफर्टेबली एक हाथ में पकड़ सके, दूसरे हाथ से लिख सके। उसके बाद वो उसमें सरफेस को स्मूदन करता था, ताकि वो स्मूथ करने के बाद उसमें लिखे। और लिखने के लिए वो यूज करता था रीड। रीड मतलब, रीड टर्म आप कई जगहों पे देखोगे, घर में रीड्स यूज किए जाते हैं। तो रीड बेसिकली हम एक प्लांट की बात कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे क्या यूजेज है उसका, प्लांट की लकड़ी को वो लेगा और उसको ऑब्लिकली, मतलब ऐसा ये मान लेते हैं लकड़ी है तो उसको ऑब्लिकली ऐसे टेढ़े में डायगोनली कट करेगा, ताकि एक शार्प एज वहां से बन जाए और उस शार्प एज से वो वेज शेप्स को प्रेस करेगा इस क्ले टैबलेट में। वेज शेप्स मतलब, वेज शेप्स हमें क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यूनिफॉर्म जो टर्म है वो लैटिन वर्ड्स क्यूनियस, जिसका मतलब है वेज, और फॉर्मा मीनिंग शेप, इस टर्म से डिराइव होता है। यूजुअली वेज शेप हम इसको कहते हैं। और अगर आप हमारी स्क्रिप्ट को देखोगे ना, अगर आप हमारी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को देखोगे तो काफी नुकीले वेज शेप्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका शायद नाम पड़ा क्यूनिफॉर्म, और इसलिए हमें इस स्क्रिप्ट में बहुत सारे ऐसे नुकीले वेज शेप्स देखने को मिल जाते हैं। अब एक चीज आपको याद रखना है, जो स्मूदन सरफेस है हमारा, इसमें आप सिर्फ तब तक ही लिख सकते हो जब तक ये मॉइस्ट है, जब तक ये गीला है। एक बार वो सूख गया और आपने उसको सन के नीचे ड्राई कर दिया, इन क्ले टैबलेट्स को सन ड्राई किया जाता था, धूप में रखा जाता था। एक बार आपने ड्राई कर दिया, उसके बाद आप इसमें टेक्स्ट नहीं लिख पाओगे। और उसके बाद वो नॉर्मल पॉटरी जितनी हार्ड होती है ना, पॉटरी जितनी इंडेस्ट्रक्टेबल होती है, उतना ही इंडेस्ट्रक्टेबल ये रहता था कि भाई पॉटरी जितना हार्ड हो जाता था। अब यहाँ पे एक सीन ये आता है कि मान लेते हैं आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, मान लेते हैं आपने किसी से लोहा खरीद के लेके आए या फिर आपने ट्रेड किया लोहे का। अब कुछ टाइम तक तो आपने क्ले टैबलेट संभाल के रखी कि भाई प्रूफ होना चाहिए, लेकिन एक साल बाद, मान लो 10 दिन बाद, अब आप उसका कोई काम नहीं है, तो अब आप इस ट्रांजैक्शन के प्रूफ का क्या करोगे, आप फेंक दोगे। इस रीजन से आप मेंशन करके आएंगे, इस रीजन से हमें मेसोपोटामिया में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्ले टैबलेट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे सील्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन के लिए भी इनको बनाया जा रहा था। और एक बार बना लिया, उसको आप वापस से रीयूज नहीं कर सकते, उसको आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें ऐसे बहुत सारे टैबलेट्स देखने को मिल जाते हैं, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मेसोपोटामिया की मिलती है वो इन्हीं टैबलेट से मिलती है, क्योंकि अब हम इनको पढ़ भी पा रहे थे। अब ऐसे ना टैबलेट्स वगैरह हमारे इंडिया में भी कई जगहों पे मिलते हैं, लेकिन उनको हम पढ़ ही नहीं पाते कि उसमें लिखा क्या हुआ था, तो इसलिए हमें कई बार उनका मीनिंग ही नहीं समझ में आता। लेकिन इनके कारण इस लाइन में वही बात लिखी गई है कि इस टैबलेट्स वगैरह से मेसोपोटामिया के बारे में हमें जितना कुछ पता चलता है, इस टाइम पीरियड के किसी भी इंडिया के पार्ट के बारे में हमें इतना नहीं पता चल पाता। एक बार जरा हम इसको भी देख ही लेते हैं। ये है हमारा ऑब्वर्स साइड। ये है किसी भी चीज का ना, एक ऑब्वर्स साइड होता है, सामने वाला एक रिवर्स साइड होता है, तो वो हमें दोनों ही एक ही टैबलेट के ऑब्वर्स और रिवर्स देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है इसमें कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स वगैरह के शेप वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो बोला जाता है कि मे बी कुछ मैथ्स यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा था। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि इस स्क्रिप्ट में, अगर आपसे स्क्रिप्ट का नाम पूछेगा तो वो है हमारी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट।
कब ये स्टार्ट हुई? हमारे 2600 बीसी में जो लेटर्स थे वो क्यूनिफॉर्म बन गए, ये आप लिख सकते हैं, एंड लैंग्वेज वाज सुमेरियन, इसकी हमने पहले भी बात करी थी। अब राइटिंग सिर्फ इसलिए यूज नहीं की जा रही थी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, इनिशियली ऐसे स्टार्ट हुई, लेकिन फिर धीरे से हमें देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड तक कि राइटिंग का यूज किया जा रहा था हर एक चीज को लिखने के लिए। डिक्शनरीज बनाई जा रही थी, लीगल वैलिडिटी दी जा रही थी ट्रांजैक्शन को कि भाई अगर मैंने अपना लैंड तुमको दिया है तो उसको मैं टैबलेट में लिखूंगा कि भाई देखो मैंने इतना लैंड तुमको दे दिया है, अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का। इसलिए जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रहे थे, मेटल खरीदा बेचा जा रहा था, लैंड ट्रांसफर वगैरह का किया जा रहा है, तो ये जो भी चीजें की जा रही थी ये अब क्ले टैबलेट्स में मेंशन की जा रही थी। किंग्स के जो डीड्स, मतलब किंग्स के जितने भी बहादुरी के किस्से कहानियां हो गए, उनकी जो तारीफें वगैरह हो गई, वो भी इन क्ले टैबलेट्स में लिखी जा रही थी। सिर्फ तारीफें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किंग की बुराइयां वगैरह हमें ऐसे टेक्स्ट में अक्सर देखने को नहीं मिलती। आप किंग ही लिखवाता था इन टैबलेट्स वगैरह को, तो वो बुराइयां थोड़ी ना लिखवाएगा। इसके बाद अगर किंग ने कोई कस्टमरी लॉ को चेंज किया है, कस्टमरी लॉ का मतलब क्या होता है? वो नियम कायदा जो कि चला आ रहा है हमेशा से, या फिर सोसाइटी का एक नॉर्म है, एक कस्टम है, तो उसको अगर किंग ने चेंज किया कि अब ऐसा नहीं है ऐसे होगा, तो उसको भी टैबलेट्स वगैरह में मेंशन कर दिया जाता था कि भाई अब लैंड के रूल्स ये हैं, या फिर इतना आपको पैसा देना पड़ेगा, इतने ग्रेन्स आपको देना पड़ेगा, या फिर किसी भी टाइप का रूल है उसको चेंज किया है तो उसको भी किंग्स टैबलेट्स में मेंशन करा देते थे। अर्लीस्ट टाइम्स में हमें देखने को मिलता है कि सुमेरियन लैंग्वेज थी हमारे मेसोपोटामिया की, लेकिन जिसको रिप्लेस कर दिया था। अब ये डेट आप लिख सकते हैं, ये कब थी? 2600 बीसी में। फिर 2400 बीसी आते हुए, मतलब 200 साल बाद अक्कडियन लैंग्वेज आ गई थी, और ये जो लैंग्वेज थी वो अगले 2000 ईयर्स तक चलती रही। कब तक चलती रही? अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी सीई, मतलब 2400 बीसी में आई, फिर कॉमन एरा तक चलती रही। तो लगभग 2000 लिखा हुआ है, लगभग 2400 ईयर्स तक की टाइम पीरियड के बारे में यहाँ पे मेंशनिंग है। इतने सालों तक जो अक्कडियन लैंग्वेज थी वो यहाँ पे चलती रही। अब इतनी बात हमने अगर कर ली है तो अब हम बात लैंग्वेज की नहीं, अब हम स्क्रिप्ट की थोड़ी स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। ये जो क्यूनिफॉर्म हमारी स्क्रिप्ट थी ना, इसमें ऐसा नहीं था कि कोई एक साइन है जो किसी एक कॉन्सोनेंट या फिर वॉवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हमारी इंग्लिश में होता है। सिर्फ 26 ही है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, और वॉवेल्स हो गए हमारे। वैसे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंस होता है ये तुम्हें कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये तुम क्रश वश को कभी बताने के काम आ जाए तुम्हारे तो आ जाए, वरना ऐसे कभी पूछेगा नहीं। तो बता देना मैं अपनी क्लास में किसी को हीरो बनने आया जाके, कि वॉवेल मतलब होता है वो साउंड्स जिसमें कहीं पे भी पाथवे ब्रेक नहीं होता, ए ई आई ओ यू, कहीं पे भी तुम्हें मुंह को बंद नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन कोई भी कॉन्सोनेंट को अगर तुम बोलोगे के में मैं पीछे ब्रेक लगा रहा हूँ, डी में मैं जीभ से टच कर रहा हूँ, बी में मैं लिप्स टच कर रहा हूँ, तो जब पाथवे में ब्रेक आता है तो वो है हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स, और ए ई आई ओ यू में कहीं पे भी फ्लो को हम ब्रेक नहीं करते हैं। अब क्यों बताया मैंने, 10-15 सेकंड बढ़ा दिए वीडियो के, पर ठीक है चलो। अब क्यूनिफॉर्म में हमें क्या देखने को मिल रहा है? ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंबल है जो सारे जो किसी वॉवेल या कॉन्सोनेंट को या फिर सारे साउंड्स में से किसी एक साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, बल्कि हमें हजारों में सिंबल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि किसी ना किसी सिलेबल को, जैसे कि पुट, ला, इन, इस तरीके के सिलेबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लोग साइंस बना रहे थे। तो जो मेसोपोटामिया का स्क्राइब होता था उसको ऐसे हजारों साइंस याद करने होते थे, हंड्रेड्स ऑफ साइंस थे जो उसको याद करने होते थे, एंड उसको फिर लिखते भी आना चाहिए और फटाफट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेट क्ले में लिखना है। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा सा लिख लिया कल थोड़ा सा लिख लिया, आपको लिखना है तो एक बार में आपको लिखने का काम करना होता था। हेंस जो राइटिंग होता था इट वाज अ स्किल्ड क्राफ्ट। अगर आपसे राइटिंग आती है तो इसको एक इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट माना जाता था कि भाई एक बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा बंदा है जिससे लिखते आता है। एक क्वेश्चन जो यहां से आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए वो ये है कि क्या इतना सारा अगर टेक्स्ट लिखा जा रहा है तो लोग पढ़ पाते थे उन टेक्स्ट को? क्या उनको लिखते और पढ़ते सबसे बनता था? जिसका आंसर आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि वॉज लिटरेसी वाइड स्प्रेड इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो आप लिख के आएंगे नहीं, बहुत कम ही ऐसे मेसोपोटामियंस थे जो पढ़ और लिख सकते थे। अगर कोई राजा है जो लिख पा रहा है, जो पढ़ पा रहा है, तो उसको वो बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता था, एंड वो अपने इंस्क्रिप्शंस में, अपने टैबलेट्स वगैरह में इसको बोस्ट करता था, उसको ऐसे तारीफ की तरह लिखवाता था कि भाई लिखो कि मेरे से पढ़ते और लिखते बनता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजन भी आप लिख के जरूर आइएगा, रीजन सिंपल सा यही है कि यहाँ पे हमें हंड्रेड्स ऑफ साइंस देखने को मिल रहे हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, जो आपको लिखना सीखना पड़ेगा, एंड तब आप इन चीजों को लिख पाओगे। अब
यहाँ के जो टैबलेट्स हमें मिले हैं ना, उससे इनका मोड ऑफ स्पीकिंग भी हमें समझ में आता है। जरा यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप आके देखो। एक ऑफिशियल था जिसने राजा जी को अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसमें कैसे लिखा हुआ है कि टू माई लॉर्ड ए, जो भी उसका नाम हो, मान लेते देव उसका नाम है, टू माई लॉर्ड देव सेज योर सर्वेंट, जो भी उसका नाम है गधा, टू देव को बोल देना कि आपका जो सर्वेंट था उसने आपने जो काम किया हुआ है वो कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो इससे हमें थोड़ा बहुत मोड ऑफ स्पीकिंग के बारे में भी पता चलता है कि मे बी किस तरीके से ये लोग कन्वे करना चाहते थे अपने टेक्स्ट को, किस तरीके से ये लोग अपने टेक्स्ट को लिख रहे थे, कैसे इनको पढ़ा जाता होगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमें एक मिथिकल पोएम देखने को मिल जाती है। वैसे ये टर्म आपने कई जगहों पे सुने होंगे ना, मिथ, एपिक, सागा, लेजेंड, ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जो हम यूज करते हैं इन पुरानी स्टोरीज वगैरह के लिए। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। दो टर्म्स हम इस चैप्टर में यहीं पे देखने वाले हैं। एक टर्म है मिथिकल। मिथिकल टर्म हम जनरली उन स्टोरीज वगैरह के लिए यूज करते हैं जो किसी ओरिजिन स्टोरी को बताता है, किसी भगवान के किस्से कहानी को बता रहा है कि अर्थ कैसे ओरिजिन हुई उसके बारे में बता रहा है, तो वहां पे हम टर्म यूज करते हैं मिथिकल। अब ऐसी ही एक पोयम थी जो कि क्रिएशन की बात कर रही थी, कैसे में भी क्रिएशन वगैरह हुआ होगा किसी चीज का, मे बी अर्थ का, मे बी गॉड्स वगैरह की बात की जा रही होगी, जिसके एंड में ये चीज लिखी गई है कि भाई ये जो पोएम है इसको सुनाओ सब लोगों को, एल्डर्स अपने बच्चों को सुनाए, जो स्कॉलर्स है वो इसको डिस्कस करें, और लास्ट में ये भी लिखा हुआ है लेट इवन द ईयर्स ऑफ हर्ट्समैन बी ओपन टू देम, जो हर्ट्समैन वगैरह हैं उनको भी इस चीज को सुना दो। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चीज जो ब्रैकेट में लिखी हुई है ये हमारे हिस्टोरियंस ऐड करते हैं। कोई भी चीज अगर आपको हिस्ट्री के ऐसे इंस्क्रिप्शन जो आपको पुराने मिलते हैं उसमें अगर कोई ब्रैकेट में चीज दिखे, इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन है उसमें लेट द ईयर्स ऑफ द हर्ट्समैन लिखा होगा, लेकिन अब इसका मतलब मे बी उतना क्लियर नहीं है, तो हमारे हिस्टोरियंस ऐसे ब्रैकेट्स ऐड कर लेते हैं कि ईयर्स ऑफ इवन द हर्ट्समैन, मतलब कि ऐसा नहीं कि उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ हर्ट्समैन को सुनाया जाए, उसमें लिखा हुआ है कि हर्ट्समैन को तक सुना दिया जाए। तो ये जो ब्रैकेट्स वगैरह दिखते हैं ये याद रखना कि ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन में नहीं होंगे, लेकिन हमारे हिस्टोरियंस वगैरह आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद हम राइटिंग के यूजेस की बात कर लेते हैं। अब राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज तो यही है कि भाई सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग को पूरा सिटी लाइफ और ट्रेड को पूरा मैनेज करना। अब इन सब चीजों के बीच में हमें बहुत बड़ा एक लिंक देखने को मिलता है, और राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी हमारे सिटी लाइफ की। अब हम एक सुमेरियन एपिक पोएम देखने को मिलती है। अब एपिक कहाँ पे हम यूज करते हैं? उन स्टोरीज वगैरह के लिए जहां पे किसी हीरो की बहादुरी बताई जा रही है, कोई हीरोइक फिगर है जिसके बारे में स्टोरी लिखी गई है। यहाँ पे हमें एक पोएम देखने को मिलती है, किसके बारे में? एनमरकर। ये नाम आप याद रखेंगे। एनमरकर कौन थे? वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर्स थे हमारे उरुक के। उरुक हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर ली थी, उरुक को आप जानते हैं। तो उरुक के रूलर का नाम क्या था? एनमरकर। अब मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में हमें देखने को मिलता है कि उरुक को बताया जा रहा है सिटी पार एक्सीलेंस की बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, एक अच्छी सिटी का। इसका नाम क्या था? उरुक। इसको बुलाया जाता था द सिटी। सिटी था तो इसको सिटी ही बुला लिया जाता था। अब एनमरकर से हमें, एनमरकर की ये जो पोएम वगैरह हमें देखने को मिली है, इससे हमें एनमरकर और सिटी लाइफ और राइटिंग के बारे में काफी कुछ पता चलता है। एनमरकर के बारे में अगर लिखने को आता है तो आप पहली चीज लिखेंगे कि सबसे पहले तो इनको एसोसिएट किया जाता है ट्रेडिंग से। बोला गया है इस पोएम में कि इनके पहले ट्रेडिंग वाज नॉट नोन, लेकिन इन्होंने ट्रेड को स्टार्ट करवाया। क्यों करवाया? इनको जरूरत थी लेपिस लजुली, जो कि एक ब्लू स्टोन होता है, जो इनको चाहिए था। इनको मेटल्स चाहिए थे। किस चीज के लिए? इनको यहाँ का जो सिटी का टेम्पल था उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करवाना था। तो उन्होंने बोला कि यार हमें तो स्टोन्स चाहिए, हमारे पास तो है नहीं, मेटल चाहिए, हमारे पास तो है नहीं, तो चलो तुम जाओ वहां का जो राजा है उसके पास जाओ और उससे ये सारी चीजें लेके चले जाना। तो इस पोएम में उसी चीज को बताया गया। अट्टार बोल दिया ना मैंने, अरट्टा, अरट्टा बोलना था। अरट्टा नाम की एक जगह है और वहां के चीफ से ये सारी चीजें लेके आ जाओ। तो एक इनका जो दास होता है, जो मैसेंजर होता है, ही डिड द वर्ड कि भाई आपके कहानी को माना, आपकी जो बात है उसको ये मानता है और निकल जाता है अपने एक्सपेडिशन में अरट्टा तक जाने के लिए, और वहां से लेके आने वाला है सामान। तो इस पोएट्री है तो इसमें पोएटिक तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब किया गया है कि वो रात में सितारों को देख के जाता था, दिन में हेवन सन्स डिवाइन की सन के रास्ते को देखते हुए चलता जाता था, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करता था, पहाड़ी चढ़ता था, पहाड़ी उतरता था, ऐसे कई पहाड़ियां चढ़ता जाता था। एंड
अरट्टा जाने के लिए वो बहुत लंबा ट्रेवल कर रहा था। पीपल ऑफ सूसा, जब वो एक माउंटेन में चढ़ा तो वहां नीचे एक सिटी थी सूसा, उसके जो लोग थे वो उसको सल्यूट कर रहे थे, वो एकदम माउस जैसे दिख रहे थे। वैसे ही 11th के एनसीईआरटी का मुझे ये बड़ा पसंद आता है कि कोई भी चीज यहाँ पे आती है तो साइड में से छोटा सा डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि पोएट ने लिखा हुआ है माउस जैसे दिख रहे थे, क्योंकि मे बी वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे होंगे, इसलिए पोएट ने लिखा है कि चूहों जैसे दिख रहे थे, वहां से सल्यूट कर रहे थे। बेसिकली इट एक्सप्लेन्स कि इसका जो पाथ था, इसका जो रास्ता था वो लंबा था और काफी डिफिकल्ट भी था, क्योंकि एक पहाड़, दो पहाड़, 6 पहाड़, 7 पहाड़ वो चलता चला गया। एंड फाइनली वो जब अरट्टा जाके पहुंचा मैसेंजर, तो दिक्कत ये हो गई, चीफ ऑफ अरट्टा ने मना कर दिया कि नहीं देंगे तुमको हम लेपिस लाजुली, नहीं देंगे हम तुमको सिल्वर, चले जाओ वापस। तो अब इसको वापस जाना पड़ा। तो ऐसे बैक एंड फोर्थ इसको मल्टीपल बार चलना पड़ा, क्योंकि अब उसके पास लेने गया लेकिन उसने दिया ही नहीं। तो अब जब नहीं दिया, वापस आके राजा को बताया कि उसने नहीं दिया, तो राजा ने गाली बकी होगी, तो ये गाली सुनाने वापस से उसको गया होगा। फिर वो नहीं दिया, फिर इसने राजा ने धमकी वगैरह दी होगी। तो आप ये नहीं लिख के आना अपने आंसर में कि गाली बकी होगी, आप लिख के आना कि उसको बार बार ट्रेवल करना पड़ रहा था, कभी थ्रेट्स लेके जा रहा था, कभी प्रोमिसेस लेके जा रहा था, एंड उरुक के राजा और अरट्टा के बीच में एज अ मैसेंजर वो काम कर रहा था। लेकिन ऐसा करते हुए वो थक गया। इसके लिए आप यहाँ पे फ्रेज याद रख सकते हैं, ग्रू वियरी ऑफ माउथ। जब वो थक गया इस चीज को करते हुए, तो वहां पे एक कंफ्यूजन हो गया। मे बी उसने जो मैसेजेस वगैरह थे थोड़ा सा मिक्स कर दिए, मे बी थोड़ा सा उसने मैसअप कर दिए, जिसके बाद एनमर्कर साहब ने बोला कि जाओ तुम भाड़ में, हम एक क्ले टैबलेट लेंगे, उसमें लिखेंगे और ये क्ले टैबलेट तुम वहां पे जाके सुना देना। तो एनमर्कर के बारे में इससे हमें क्या समझ में आता है कि एनमर्कर साहब ने ऐसी क्ले टैबलेट लिखी जो कि उस टाइम पीरियड में प्रिविलेंट नहीं थी। राजा लोग कम्युनिकेशन के लिए टैबलेट्स नहीं लिखते थे, लेकिन एनमर्कर साहब ने लिखी। और जब एनमर्कर साहब की ये टैबलेट अरट्टा के चीफ को दी गई, तो वो जो चीफ था वो एकदम फ्राउन कर गया, वो थोड़ा सा गुस्सा सा हो गया इस चीज को देख के, क्योंकि जब उसने वो टैबलेट को देखा तो वहां पे नेल्स की तरह वो वहां पे सिंबल्स दिख रहे थे। थोड़े से मैंने बताया था ना, जो हमारी यूनिफॉर्म होती है वो वेज शेप्ड होती है, थोड़ी सी नुकीली सी दिखती है, तो मे बी उसको अच्छी नहीं लगी होगी देख के, एंड वो थोड़ा सा गुस्सा सा कर रहा होगा। लेकिन ये जो स्टोरी है ना, हमें पता है कि एनमर्कर की साइड से लिखवाई गई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना टाइम पास है, हमें एक्चुअल में समझ में नहीं आता। एंड आप इसको फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते कि हाँ भाई ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होगा, नहीं, फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। लेकिन इससे हम कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। पहली अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप होती है कि भाई राजा साहब जो थे, जो राजा महाराजा लोग होते थे, वो ट्रेड करवाते थे अपने 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 नीड्स के हिसाब से, मे बी सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से। दूसरी चीज, वो लोग ऐसे टैबलेट्स वगैरह लिखवा रहे होते थे, इन पोम्स वगैरह से हमें समझ में आता है। तीसरी चीज की जो राइटिंग है वो ट्रेड और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए तो यूज की जा रही थी, लेकिन मे बी ऐसा मेसोपोटामिया की सुपीरियोरिटी की तरह भी इसको देखा जाता था कि भाई हम लिखवा सकते हैं, हम लिख सकते हैं, और उसको बड़ा प्राउडली वो लोग लिख रहे होते थे। अब 5000 BC तक हमें पता है कि हमारे सदर्न मेसोपोटामियन रीजन में बहुत सारे सेटलमेंट्स डेवलप हो गए थे, जो कि आगे जाके अर्ली सिटीज में कन्वर्ट हुए। वैसे इस चैप्टर में कई जगहों पे डेट्स मेंशन है, लेकिन डेट्स बहुत ज्यादा नहीं है। 5000 है, 2400 है, 2600 है, यही डेट्स बार बार रिपीट होती है। तो 2-3 डेट ही इनको आप लिख सकते हैं, हालांकि ज्यादा नहीं है, आपको इजीली याद हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे और किन किन जगहों पे जो सिटीज वगैरह थी वो इमर्ज होने लग गई। हमें देखने को मिलता है कि कुछ जो हमें देखने को मिलती है वो टेम्पल्स के अराउंड इमर्ज हुई, कुछ हमें देखने को मिलती है सेंटर ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा ग्रो करने लग गए कि भाई इस जगह पर बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, वहां पे बहुत बड़े बड़े सेटलमेंट्स बनने लग गए। या फिर इंपीरियल सिटीज भी हमें देखने को मिल जाती है। इंपीरियल सिटी मतलब कि मान लेते हैं ये पूरा रीजन है, अलग अलग सिटीज इसमें, ये वो जगह है, ये वो सिटी है जहां से जो राजा साहब हैं वो अपनी पूरी रूलिंग करते हैं, राजा साहब का कोर्ट यहाँ पे लगता है। तो ये वो जगह है जहां पे डेवलपमेंट होने लगेगा, इसको हम बुलाएंगे एक इंपीरियल सिटी। लेकिन इस टॉपिक में हम इंपीरियल सिटीज की नहीं, हम उन सिटीज की बात करेंगे जो टेम्पल्स के अराउंड इमर्ज हो रही थी, या फिर जिनके आसपास बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा था, जो एज ट्रेड सेंटर्स इमर्ज हो रही थी। हमें देखने को मिलता है कि भाई अर्ली जो सेटलर्स थे, अब उनका ओरिजिन अननोन है, कहां से आए थे हमें ये नहीं पता, लेकिन जो इस रीजन में आके सेटल होने लग गए, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग टेम्पल्स को बनवा रहे थे, टूटने पे उनको रीबिल्ड करवा रहे थे इन पर्टिकुलर स्पॉट्स, कि भाई इस जगह पर हमें एक टेम्पल बनाना है अपने भगवान के लिए। एंड उन जगहों पे बहुत सारा मल्टीपल ऐसे स्पॉट्स थे जहाँ पे बहुत सारा टेम्पल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। जो हमें अर्लीस्ट टेम्पल देखने को मिलता है वो एक छोटा सा श्राइन था, जिसको अनबेक्ड ब्रिक से बनाया गया था। वैसे टेम्पल और श्राइन ये दो टर्म ऐसे हैं जो आप कई जगहों पे हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। टेम्पल जब हम टर्म यूज करते हैं
तो हम अक्सर ऑफिशियल प्लेसेस की बात करते हैं कि यहाँ पे वर्शिपिंग होती है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। वहीं अगर आप किसी छोटे से टेम्पल की बात करोगे तो उसको आप श्राइन टर्म से रेफर कर रहे हो, या फिर किसी एक इंडिविजुअल ने आके एक छोटा सा जगह बना ली जहाँ पे वो वर्शिप कर रहा है तो उसको आप श्राइन बुला सकते हो। तो श्राइन एक कंपैरेटिवली छोटी बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, जब बड़े हम टेम्पल की बात करते हैं तो उसको हम टेम्पल बुलाते हैं। हालांकि इसमें आप कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पे श्राइन की जगह टेम्पल लिख दिया तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। अब टेम्पल्स को माना जाता था कि वो जगह है जहां पे हमारे भगवान का अबोर्ड है, वहां पे हमारे भगवान का रेसिडेंस है। तो यहाँ पे हमें गॉड्स का नेम आपको याद रखना पड़ेगा। हमें मून गॉड देखने को मिलते हैं उर के, या फिर हमें इनाना देखने को मिलती है, गॉडेस ऑफ लव, गॉडेस ऑफ लव, जय नाना भाई, जय नाना, गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। अब इन लोगों के लिए टेम्पल्स वगैरह बनवाए जा रहे थे, जो कि ब्रिक से, मैं भी बनवा दूंगा ये नाना के लिए टेम्पल, ब्रिक वगैरह के टेम्पल्स वगैरह बनवाए जा रहे थे। एंड ओवर टाइम हमें देखने को मिलता है जो टेम्पल्स वगैरह थे वो बहुत लार्ज स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होने लग गए। जनरली कैसे बनाए जाते थे, एक ओपन कोर्टयार्ड बनाया जाता था। मान लेते हैं बीच में एक ओपन कोर्टयार्ड, एक ओपन स्पेस है जिसके आजू बाजू ऐसे रूम्स वगैरह बना दिए जाते थे। एंड कई बार ये जो टेम्पल्स वगैरह हैं ऑर्डिनरी हाउसेस की तरह ही बनाए जाते थे। लोग जैसे घरों में रहते थे वैसे ही टेम्पल्स बनवा देते थे, क्योंकि टेम्पल्स को भी भगवानों का घर ही माना जाता था। लेकिन एक की फीचर हमें देखने को मिलता है टेम्पल्स का, टेम्पल के स्ट्रक्चर्स में हमें देखने को मिलता है कि उनका आउटर वॉल होता था, इट यूज टू गो इन एंड आउट। मतलब कि मान लेते हैं ये घर है तो इसका आउटर वॉल नॉर्मल है, लेकिन टेम्पल्स में हमें ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि टेम्पल्स में वॉल्स वगैरह जो थी इस तरीके से इन एंड आउट जाया करती थी। एंड ये हमें एक स्पेशल फीचर्स देखने को मिलता है टेम्पल्स का भी। हम नेक्स्ट पेज में एक इमेज में भी इस चीज को देख रहे होंगे। यहाँ पे हमें वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन टेम्पल हमारे सदर्न रीजन का है, जो कि 5000 BC का देखने को मिल रहा है। ये उसका प्लान मतलब क्या होता है, जब आप ऊपर से उसका नक्शा देखते हो, प्लान देखते हो, तो उसको हम प्लान बुलाते हैं। अगर इसी को हम फ्रंट व्यू से देखेंगे या सामने से देखेंगे, मान लो कि आप खड़े हो, उसको भी हम पेंसिल से बनाएंगे तो उसको आप एलिवेशन बुलाओगे। तो ऐसे प्लान, एलिवेशन, इमेजेस, फोटोज, ऐसे अलग अलग टर्म्स देखने को मिलते हैं। इनसे डरना नहीं, इनको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें प्लान देखने को मिल रहा है। ये ऑल्टार है। अब इसकी हम बात करेंगे, पहले बाकी चीजों को देख लेते हैं। ये एंट्रेंस है, एक ही एंट्रेंस इसमें हमें देखने को मिल रहा है। ये अवन है, मे बी। अब इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। अवन मे बी यहाँ पे कुछ खाने वगैरह को वो बनाया जाता होगा, और फिर इस ऑल्टार में जाके, ये वो जगह है जहां पे इसको ऑफर किया जाता होगा। अब ऑफर किया जाना मतलब कि इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि भगवानों के सामने बहुत सारी चीजों को ऑफर किया जाता था। जनरली लोग ग्रेन्स लेके आते थे, कर्ड लेके आते थे, फिश लेके आते थे, एंड भगवानों को चढ़ाते थे कि भाई हमारी विशेष पूरी हो जाए। कैसे पता चलता है, हमें कई टेम्पल्स तो ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पे बहुत सारी फिश बोन्स हमें देखने को मिली है, जिससे हमें समझ में आता है कि इनको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा था। जो गॉड थे उनको थियोरेटिकल ओनर माना जाता था हर एक चीज का, कि भाई जितना भी एग्रीकल्चरल फील्ड है हमारी, जितनी भी मछलियां हैं हमारी, जितने भी हर्ट्स, जानवर वगैरह है हमारे, माना जाता था कि इन सबका मालिक कौन है, सबका ओनर कौन है, भगवान। क्या वो भी ऐसे ही ऊपर वाला बोलते होंगे या फिर नीचे वाला बोलते हैं, पता नहीं भाई, क्या पता क्या मानते हो। बट मून गॉड पे मान रहे हैं तो ऊपर वाला ही बोलते होंगे, साइड वाला। क्या मतलब फ्लैट अर्थ में मानते हो, साइड वाला बोलते हो, साइड वालों के हाथ में सब कुछ। हिस्ट्री की मजेदार बात पता है क्या है, कि तुम हिस्ट्री में कुछ भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, कुछ भी, एंड इट कुड बी ट्रू, क्योंकि हमें हिस्ट्री में हर एक चीज नहीं पता चल पाती। जो हमें पता चलता है वो तो एक फ्रैक्शन ऑफ हिस्ट्री है। हो सकता है कि ऐसी अनशाइंड प्रैक्टिसेस चलती हो साइड में या फिर पास्ट में, जिसके बारे में हमें शायद कभी भी पता नहीं चलेगा। तो आप बोलने को कुछ भी बोल दो, एंड मे बी वो भी किया जा रहा हो कहीं ना कहीं सोसाइटी में पास्ट में, लेकिन लिख के कुछ भी नहीं आना, लिख के वही आना जिसके हमें एक्चुअल एविडेंसेस मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे से हमें देखने को मिलता है कि टेम्पल्स वगैरह को एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बिल्डिंग भी यूज किया जाने लगा। अब हमें देखने को मिलने लगा कि टेम्पल्स में फूड प्रोसेसिंग वगैरह भी होने लगी। फॉर एग्जांपल ऑयल प्रेस किया। ऑयल प्रेसिंग मतलब कि ऑयल को कूट के उसका ग्रेन को कूट के उसका ऑयल वगैरह निकाला जा रहा है। ग्रेन की ग्राइंडिंग वगैरह होने लग गई। यहाँ पे स्पिनिंग एंड वीविंग का काम होने लग गया। स्पिनिंग मतलब कि मान लेते हैं कॉटन है, उसका तुम धागा बना रहे हो, उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग करना।
आखिर उस धागे का तुम कपड़ा बना रहे हो, तुम वीविंग करते हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ द वुलन क्लॉथ का काम भी टेम्पल्स वगैरह में होने लग गया। इसके बाद अब टेम्पल्स एज एन ऑर्गेनाइजर भी सामने आने लग गए, अ लेवल अबव द हाउस होल्ड। मतलब अब क्या हो रहा है कि हम टेम्पल्स में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के लिए नहीं हो रहा है, वो किसी एक डोमेस्टिक यूनिट के लिए नहीं हो रहा है। हमें देखने को मिलता है कि टेम्पल्स में अब प्रोडक्शन हो रहा है मे बी पूरे उस सोसाइटी में जो बहुत सारे लोग रह रहे हैं उन सब के लिए। उस प्रोडक्शन को मैनेज किया जा रहा है टेम्पल को, तो टेम्पल एक ऑर्गेनाइजर की तरह भी काम करने लग गया। इसके अलावा टेम्पल्स लोगों को हायर भी कर रहा था, तो एज ऑर्गेनाइजर काम कर रहा था, एज एम्प्लॉयर काम कर रहा था। एम्प्लॉयर मर्चेंट्स को हायर करेगा कि भाई हम जो प्रोड्यूस बना रहे हैं उसको तुम ट्रेड वगैरह करके लेके आओ, या फिर ये वाले सामान की हमें जरूरत है तो वो हमसे ट्रेड करो। तो मर्चेंट्स को हायर कर रहा था, रिटन रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा था कि भाई कितना सारा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना अलॉट कर रहे हैं, इन सबको मेंटेन किया जा रहा था रिटन टैबलेट्स वगैरह में। अलॉटमेंट्स ऑफ ग्रेन्स, प्लाउ एनिमल्स, ब्रेड, बियर, दारू देखने को मिल जाती है भाई, यहाँ से बोला किसी भी जगह की बात करो दारू वहां पे मिल जाती है, फिश एटसेट्रा, कि भाई इतना हमने प्रोड्यूस किया है तो इतना तुमको, इतना तुमको, इतना तुमको, इतना तुमको हम अलॉट कर रहे हैं। तो प्रोड्यूस के अलावा हमें देखने को मिलता है कि प्लाउ एनिमल्स वगैरह भी अक्सर ये हमारे टेम्पल्स वगैरह अलॉट कर रहे थे लोगों को। तो बेसिकली अब हमारे जो टेम्पल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट एक अर्बन इंस्टीट्यूशन की तरह बन गए थे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन अब हमें सोसाइटी में बहुत सारे फैक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में नेचुरल फर्टिलिटी तो एक चीज है, लेकिन इसके बाद बहुत सारे हैजार्ड्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है क्वेश्चन इसी के बारे में पूछ ले कि भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती थी, उसको एक्सप्लेन करो। तो क्या लिखोगे? हमें पता है कि यूफ्रेट्स के अलग अलग जो चैनल्स थी उनको यूज किया जाता था यहाँ पे वाटर ड्रॉ करने के लिए, लेकिन अब कोई साल है जिसमें एकदम ही बाढ़ आ गई तो पूरे क्रॉप्स भीग गए, पूरे क्रॉप्स में बाढ़ आ गई, सब खराब हो गया। लेकिन कोई एक साल है जहां पे जो चैनल्स का पाथवे था मे बी इस जगह पर बहती थी, अब वो इस जगह पर बहने की जगह चेंज हो गई और इस जगह से इस जगह जाने लग गई, तो अब पाथवे ही चेंज हो गया। यहाँ पे अब जो सोसाइटीज थी उनको पानी ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें देखने को मिलता है मेसोपोटामियन हिस्ट्री में कई बार जो सिटीज वगैरह थी वो इसलिए ही चेंज हो जाती थी कि पहले यहाँ पे थी फिर धीरे से यहाँ पे शिफ्ट हो गई, क्योंकि अब वाटर जो चैनल्स थे वो वहां के चेंज हो गए। इसके अलावा ये तो नेचुरल प्रॉब्लम हो गई, हमें मैन मेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल जाती है। कई बार क्या होता था, पहले इस टेम्पल को देख लो, टेम्पल की अगर आप आउटर वॉल देखोगे तो इस तरीके से हमें इन एंड आउट जाते हुए देखने को मिल जाती है। हाँ, तो हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, तो प्रॉब्लम्स में कई बार क्या होता था, मान लेते एक नदियां है जो यहाँ से ऊपर से नीचे बह रही है। अब यहाँ की जो रहने वाले लोग हैं, अपस्ट्रीम में रहने वाले जो लोग हैं, अगर इन्होंने अपना पूरा पानी यहाँ से निकाल लिया, पूरा पानी इन्होंने ही यूज कर लिया, तो नीचे वालों को पानी ही नहीं मिलेगा। एक चीज ये हो सकती है, या फिर हो सकती है कि पानी इन्होंने पूरा नहीं निकाला लेकिन यहाँ का जो सिल्ट था, जो मिट्टी वगैरह थी, उसको इन्होंने साफ नहीं किया, इसके कारण जो पानी था वो नीचे जा ही नहीं रहा है, नीचे वालों को मिल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी कुछ ह्यूमन मेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती थी। इसके बाद आप याद रखेंगे कि मेसोपोटामिया में वॉरफेयर भी बहुत ज्यादा हो रहा था। वैसे वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? वॉरफेयर एक वॉर का ब्रॉडर टर्म है। वॉर मतलब लड़ाई करने जाना, वॉरफेयर मतलब कि लड़ाई की प्लानिंग और लड़ाई के बाद जो चीजें होती है, सारी जो लड़ाई से रिलेटेड चीजें होती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, सब कुछ वॉरफेयर टर्म में आ जाता है। तो इसलिए हम हिस्ट्री में कई बार वॉर की जगह वॉरफेयर टर्म यूज करते हैं, क्योंकि वॉरफेयर एक काफी ज्यादा ब्रॉड टर्म है। अब कंटिन्यूअस वॉरफेयर चल रहा होता था सोसाइटी में, तो जो चीफ थे, जो लीडर्स वगैरह थे हमारी सोसाइटी के, जो वॉर्स में लीड करते थे, वो अपने फॉलोअर्स को ऑब्लाइज, अपने फॉलोअर्स को खुश करने के लिए क्या करते थे, जो वॉर की जो लूट होती थी, जो जीत के मिलता था उनको, वो अपने फॉलोअर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। फिर जिनको हराया है अब उनको प्रिजनर्स की तरह पकड़ लेते थे एंड उन लोगों को काम पे लगा देते थे, उनको गार्ड्स बना देते थे या फिर सर्वेंट्स वगैरह बनवा लिया करते थे। कई बार जो हमारे राजा वगैरह, जो चीफ्स वगैरह होते थे, वो अपना इन्फ्लुएंस एंड क्लाउड बढ़ाने के लिए, क्लाउड जो टर्म है आज की डेट में हम ऐसा अटेंशन के लिए यूज करते हैं कि भाई शी इज डूइंग दिस और ही इज डूइंग दिस फॉर क्लाउड, मतलब अटेंशन के लिए कर रहा है। लेकिन ये मॉडर्न डे टर्म है, मॉडर्न डे सोशल मीडिया का टर्म है। अगर आप ऑफिशियल जगह पे क्लाउड टर्म को यूज करोगे तो उससे आप रेफर कर सकते हो इन्फ्लुएंस एंड पावर बढ़ाने के लिए। तो अगर आप बोल रहे हो कि भाई उसने अपना पावर बढ़ा लिया, तो आप बोल सकते हो कि उसने अपना क्लाउड बढ़ा लिया। ठीक है, तो क्लाउड मतलब ऑफिशियल जगहों पे ये होता है। तो अपना क्लाउड बढ़ाने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हमें देखने को मिलता है कि वॉर्स वगैरह में जो चीफ्स वगैरह थे ये सब काम कर रहे थे। अब वॉर लीडर्स के बारे में हमें ये देखने को मिलता है कि भाई एक चीज तो ये है, इस टाइम पीरियड के
एक जन लीडर आज है कल नहीं है, आज बहुत पावरफुल है कल गायब हो गया, लेकिन धीरे धीरे ये चीज चेंज होने लग गई। जब सोसाइटी में लोगों को समझ में आने लगा कि इन वॉर लीडर्स से हमें बेनिफिट हो रहा है, जो वॉर लीडर्स थे वो ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करने लग गए, ऐसी एक्टिविटीज करने लग गए जिससे सोसाइटी को, उनके लोगों को बेनिफिट हो, एंड हेंस अपनी पोजीशन को क्रिस्टलाइज करने लग गए, सॉलिडिफाई करने लग गए। क्या करते थे, वॉर बूटी को भगवान के लिए लगा देते थे। भाई इन लोग ने, या तो इन लोग को पता ही नहीं है कि सोसाइटी में मीनिंग्स चेंज हो गई है सोशल मीडिया के आने के बाद, या फिर इन लोगों ने ये सब चीजें जानबूझ के करी है। बूटी मतलब क्या होता है, वॉर में जो तुम्हें लूट मिलती है उसको बूटी बुलाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता है हिस्ट्री में मतलब उसका। तो ये लोग क्या कर रहे थे, तो जो वॉर में जो पैसा वैसा जीत के आ रहे थे, अब उससे भगवान के टेम्पल्स वगैरह बनवा दिए या फिर टेम्पल को ब्यूटीफाई करवा दिया। वही चीज यहाँ पे बताई गई कि राजा लोग एक्सपीडिशंस भी भेजते थे कि भाई टेम्पल को सुंदर बनाना है, जाओ वहां से मेटल लेके आओ, जाओ वहां से पत्थर लेके आओ, ये सब काम करवाने लग गए। इसके अलावा वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करवाने लग गए, एंड हर एक चीज को रिकॉर्ड्स में मेंटेन किया जा रहा था। ये सब ये राजा वगैरह बहुत अच्छे एफिशिएंट वे में कर रहे थे, एंड इसलिए इन लोगों की पावर भी सोसाइटी में बढ़ रही थी। ऐसा हमें इनमरका की स्टोरी से भी समझ में आ जाता है कि भाई जो राजा लोगों की अथॉरिटी थी अब वो सोसाइटी में बढ़ने लग गई, इन राजा लोगों का जो स्टेटस था वो बढ़ने लग गया, एंड बाकी कम्युनिटी को ये लोग अब इन्फ्लुएंस कर रहे थे एंड काफी ज्यादा कमांड कर रहे थे। ये जो राजा लोग हैं वो ये भी चाहेंगे कि जो विलेजर्स हैं, जो सेटलमेंट्स हैं, वो इनके एकदम आसपास डेवलप हो। क्यों ऐसा, क्योंकि राजा लोग को फायदा ये होगा कि आसपास रहेंगे, मिलिट्री चाहिए, मिलिट्री पावर चाहिए, रिक्रूटमेंट करना, तो पास में ही लोग हैं, सबको यहाँ पे बुलाया जा सकता है। लोग भी राजा के पास रहना चाहेंगे क्योंकि राजा के पास उनको सेफ्टी फील होगी, राजा अपने ही रहेगा तो सिक्योर करेगा ना। तो ये जो साइकिल ऑफ डेवलपमेंट है वो म्यूचुअली रेनफोर्सिंग है। ये मतलब दोनों ही फैक्टर्स चाह रहे हैं कि भाई ऐसी चीज होना चाहिए, तो इसलिए भी ये चीज हो रही थी हमारी सोसाइटी में। राजा को अपनी आर्मी मिल रही थी, लोगों को अपनी सेफ्टी मिल रही थी, एंड हमें देखने को मिलता है कि टेम्पल्स में भी अर्ली टेम्पल एट उरुक हमें देखने को मिलते हैं, वहां पे डिपिक्शन देखने को मिलता है कि भाई आर्म्ड फोर्सेस वहां के इमेजेस वगैरह में दिखाई जा रही हैं, उनके विक्टिम्स वगैरह को भी पोर्ट्रे किया जा रहा है। अभी हम नीचे एक इमेज में जाके ऐसा ही कुछ सिमिलर सिनेरियो देख रहे होंगे। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है कि पास में रहना। तो जो लोग थे वो राजा जी के पास रहना चाहते थे, राजा जी जो थे, चीफ वगैरह थे, वो लोगों के पास अपने एरियाज को रखना चाहते थे। हमने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज वगैरह किए हैं उससे हमें पता चला है कि 3000 BC के अराउंड हमारा जो उरुक था वो बहुत ह्यूज एक्सटेंट में ग्रो करने लग गया। 250 हेक्टेयर्स तक का ये हो चुका था। एक हेक्टेयर मतलब क्या होता है, ये आपने सुना होगा टर्म, लेकिन शायद पता नहीं होगा। एक हेक्टेयर मतलब 100 बाय 100 मीटर का हम एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक हेक्टेयर। तो ये तो 250 हेक्टेयर्स का था। मैथ्स करके देखो कितना ज्यादा एरिया था जो जिसमें ये हमारा उरुक पूरा ग्रो कर चुका था। अगर हम कंपेयर करें मोहनजोदारो जो कि हमारे इंडियन रीजन में था, अगर हम कंपेयर करें हमारे फ्यूचर में जो हमारा इंडिया में मोहनजोदारो डेवलप हो उससे, तो वो इससे लगभग ट्वाइस द साइज हमारा उरुक हो चुका था। तो जब ये उरुक डेवलप हुआ तब हमें उसी टाइम पीरियड में देखने को मिलता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो विलेजेस थे उनको छोड़ा जा रहा था। अब लोग क्या कर रहे थे, आसपास के विलेजेस को छोड़ रहे थे, एक पॉपुलेशन शिफ्ट हुआ एंड सब लोग शिफ्ट उरुक की तरफ हो रहे थे, एंड हेंस जो हमारा उरुक था ये बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा था। उरुक को एज अ डिफेंसिव वॉल बताया जाने लग गया। मे बी यहाँ की जो मिलिट्री पावर थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो काफी ज्यादा डेवलप हो गई होगी, एंड ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। जो हमारी उरुक की साइड थी, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 4200 BC से लेके 400 C के रीजन तक ये ऑक्यूपाइड रही। कितना लंबा पीरियड है, यहाँ पे 400 साल, यहाँ पे 200 साल और 4000 साल, मतलब 4600 ईयर्स तक यहाँ पे लोग रह रहे थे, विच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दूं तो हमारा जो मौर्यन एम्पायर था वो 150 साल चला, और ये 4000 से भी ज्यादा साल चल गया, विच शोज कि बहुत लंबे टाइम तक ये चला। 2800 BC की अगर हम बात करें तो ये 400 हेक्टेयर्स तक फैल चुका था। तो साइज में भी बढ़ रहा था, पॉपुलेशन में भी बढ़ रहा था, एंड काफी लॉन्जेविटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब ये लोग वॉर वगैरह पे भी जाते थे, तो वॉर कैप्टिव्स मतलब वॉर में जीत के जो बंदी वगैरह बना के लोगों को लेके आते थे, एंड कुछ लोकल पॉपुलेशन जो होती थी उनको भी यहाँ पे ये लोग काम पे लगाते थे कि भाई तुम सब लोग आ जाओ, यहाँ पे हमें
टेम्पल कंस्ट्रक्शन बनाना है या फिर रूलर का कोई काम करवाना है, उस काम में लग जाओ। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि टैक्स कंपलसरी नहीं था। हो सकता है एग्रीकल्चरल टैक्स इनसे ना मांगा जा रहा हो, लेकिन इनसे काम करवाया जा रहा हो फोर्सबली कि भाई काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बेगार नहीं होती थी। मतलब ऐसा नहीं होता था कि काम भी करवा लिया कुछ दिया नहीं। हमें देखने को मिलता है कि दे वर पेड इन रेशंस, कि भाई तुमसे काम करवाया जा रहा है, उसके बदले में तुम्हें खाना पानी दे दिया, ग्रेन्स वगैरह दे दिए। ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। हमें कैसे पता चलता है इनके बारे में? हमें बहुत सारी रेशन लिस्ट देखने को मिली है कि भाई उसमें बताया गया है कि इन लोगों को हमने क्या दिया, लोगों का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे मेंशन किया गया है कि इनको इतनी क्वांटिटी में ग्रेन्स मिले, क्लॉथ मिले, ऑयल मिले, एंड ये सब इनको अलॉट किया गया। तो ऐसी हंड्रेड्स ऑफ रेशन लिस्ट हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक क्रेजी एस्टिमेट दिया हुआ है, बताया गया कि एक ऐसा टेंपल हमें देखने को मिलता है इस रीजन में जिसको 1500 लोग अगर बनाते हैं, 10 आवर्स अ डे काम करते हैं, तो उन लोग को 5 इयर्स लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। मैंने यही नंबर्स डाले चैट जीपीटी में। मैंने बोला अगर 10 आवर्स अ डे काम करते हैं, 5 साल तक काम करते हैं, तो ताजमहल बनवाने में कितना टाइम लगेगा? तो अकॉर्डिंग टू माई चैट जीपीटी 60 to 70,000 मैन लगेंगे 10 घंटे 5 साल तक काम करते हुए, तब ताजमहल बनेगा। तो अगेन अनदर क्रेजी नंबर, लेकिन 1500 लोग काम कर रहे हैं, ये भी कोई कम अमाउंट नहीं है। यहाँ पे कितने ह्यूज अमाउंट में रिसोर्स को मैनेज किया जा रहा है, विच शोज अगेन कि हमारे रूलर्स के पास कितनी ज्यादा पावर्स थी। जो रूलर्स थे वो इन रिसोर्सेस को मैनेज कर रहे थे, अपने लोगों को काम पे लगवा पा रहे थे। हमें देखने को मिलता है कि रूलर्स लोगों को भेजते भी थे कि भाई पत्थर लेके आओ या फिर मेटल वगैरह, मेटल उस तक जाओ, वहां से मेटल कलेक्ट करके जाओ, या फिर दूसरे लोगों के पास जाओ, उनसे ट्रेड करके लेके जाओ। हमें देखने को मिलता है कि राजा वगैरह लोगों से काम करवा रहे हैं, ईंटें लगवा रहे हैं, ईंटें बनवा रहे हैं, टेंपल कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, बाकी काम करवा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है आपसे जो क्वेश्चन है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बारे में ही पूछे, तो आप क्या लिखोगे? हमारे उरुक रीजन में 3000 बीसी के टाइम पीरियड में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस थे वो क्या क्या थे? हमें ब्रॉन्ज टूल्स देखने को मिल जाते हैं जो अलग अलग काम में यूज किए जा रहे थे। ब्रॉन्ज एक कॉपर और टिन का अलॉय है, अगर आपसे पूछा जाता है तो टिक करके आ जाना। ठीक है, इसके बाद हमारा देखने को मिलता है कि आर्किटेक्ट्स जो थे उन्होंने ब्रिक कॉलम्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। कि मान लेते हैं एक बड़ा सा रूम है, उसमें रूफ बनाना है, तो सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे जो लकड़ी थी उरुक के रीजन में वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो लकड़ी लगा के सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे, इसलिए इन्होंने ऐसे ब्रिक के कॉलम्स बनाना सीख लिया था, ब्रिक के पिलर्स टाइप स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया था, जिसको ये लोग यूज कर रहे थे उन हॉल्स वगैरह में जिनके रूफ को वुड से सपोर्ट नहीं किया जा सकता था। फिर हमें देखने को मिलता है कि हंड्रेड्स ऑफ लोगों को काम पे लगाया गया था क्ले के कोन्स बनाने के लिए और बेक करने के लिए, जिनको टेंपल में फिर लगाया जा रहा था, फिर उसको पुश किया जाता था, तो बेसिकली वो उसमें लग जाते थे, फिर उनको पेंट करके एक ब्यूटीफुल मोजाइक बनाया जा सकता था। मोजाइक मतलब क्या? वी आर अ मोजाइक ऑफ एवरीवन वी मीट। मोजाइक मतलब क्या? कि इसे मल्टीपल अलग अलग कलर के में भी कोन्स वगैरह को इसमें पुश किया जाता था एंड उसको ब्यूटीफाई करने के लिए वॉल्स को यहाँ पे ऐसे यूज किया जा रहा था। अब ये एक चीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ क्ले का यूज करके चीजों को नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि हमें स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि इंपोर्टेड बाहर से मंगवाए हुए स्टोन्स के बनाए जा रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। और इसके अलावा एक बहुत अर्बन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट हमें देखने को यहाँ का मिलता है, जो कि है इनका पॉटर्स व्हील। अगर आप चाहें तो पॉटर्स व्हील एक ये, और एक तीसरी चीज ये, इनको आप अपने नोट्स में हेडिंग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो ये हेडिंग बना देना और बाकी सारी डिटेल्स उसमें मेंशन कर देना। पॉटल्स व्हील भी इन्होंने यूज करना चालू कर दिया था। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट इसलिए है क्योंकि अगर पॉटर्स व्हील यूज करके आप बहुत सारे पॉट्स वगैरह बनवा पाओगे इन नो टाइम। आप बहुत जल्दी सेम दिखने वाले पॉट्स को प्रोड्यूस कर पाओगे। अब जरा हम इन इमेजेस को देख लेते हैं। ये हमें एक बेसाल्ट स्टेल देखने को मिल रहा है। बेसाल्ट मतलब इस पत्थर का नाम है बेसाल्ट। स्टेल मतलब इन पत्थरों में अगर हमें जो इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, टेक्स्ट वगैरह या फिर कोई इमेजेस वगैरह देखने को मिलती है, तो उसको आप स्टेल बुला सकते हो। तो इसमें क्या बताया गया है, एक मर्द है हमारा जो यहाँ पे बो एंड एरो लिया हुआ है और एक शेर का शिकार कर रहा है। फाइनली यहाँ पे उसने शिकार कर लिया। बहुत क्लियर तो नहीं है, बट यहाँ इतने पास से मैं देख रहा हूँ तो हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। फिर अगर आप इसमें आके देखते हो तो बताया गया कि मे बी वही मर्द है जो वहां पे था, वो यहाँ पे भी है। एकदम बहादुर लीडर वीडर होगा इनका। और इसके कुछ लड़ाके हैं,
लड़ाके हैं जिन्होंने कुछ लोगों को बंदी बना लिया। तो यहाँ पे ये बंदा, यहाँ पे ये बंदा, यहाँ पे ये बंदा क्लियरली बंदी बनाया गया है और ये जो है उससे बिसीज कर रहा है, उससे भीख मांग रहा है कि राजा जी हमको माफ कर दो। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 3 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं एंड एक 4th बंदा है जो भीख मांग रहा है, लेकिन जब मैं इतने पास से देख रहा हूं तो ये भी तो एक है, ये इसका क्या, इसकी मेंशनिंग ही नहीं है यहाँ पे, बट मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ पे ये भी है। तो पता नहीं भाई, इसने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 3 प्रिजनर ऑफ वॉर है जिनके हाथ बंधे हुए हैं एंड एक बंदा है जो भीख मांग रहा है, लेकिन 1 2 3 और ये भी तो है, ये भी तो भीख ही मांग, ये देखो पड़ा हुआ है, इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसके बारे में मेंशनिंग नहीं है। अब इसको मैं फटाक से समझा देता हूँ। ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, मान लेते हैं मेरा सील है जिसको मैंने बनवा लिया, मैं वेट क्ले में इसको ऐसा रोल करूंगा तो इसका जो भी थप्पा है इसमें लग जाएगा। इसको कई बार सीलिंग्स भी यूज किया जाता था। मान लेते हैं मैं अपना कुछ सामान है वो एक बैग में रख के किसी को भिजवा रहा हूँ, एक थैले में रख के या फिर किसी भी क्लॉथ में रख के उसको भिजवा रहा हूँ। अब मैं ये नहीं चाहता कि कोई बीच में उसको निकाले, तो मैं उसमें सील ऐसे वेट क्ले लगाऊंगा, अपना थप्पा लगा दूंगा। तो अनलेस आप उसको तोड़ोगे, क्योंकि एक बार वो सूख गई फिर तोड़ना ही पड़ेगा, तो अनलेस आप उसको तोड़ोगे आप उसके सामान को निकाल नहीं सकते। या फिर मैं पॉटरी में ऐसे हमें देखने को मिल जाता है, अलग अलग जगहों पे हमें इनका यूजेज देखने को मिल जाता है कि मे बी एक क्ले में एक लेटर लिखा जा रहा है लेकिन लास्ट में मैं अपना ये लगा दे रहा हूँ जिसमें मे बी मेरा नाम वगैरह लिखा हुआ है, कुछ टाइटल वगैरह लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें सीलिंग्स वगैरह भी सोसाइटी में देखने को मिल जाती हैं। अब अभी तक हमें ये तो पता चल गया है चैप्टर में कि रूलिंग एलिट्स एग्जिस्ट करते थे। कुछ लोग थे सोसाइटी में जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, कुछ लोग थे सोसाइटी में जिनके पास सोसाइटी का ज्यादातर वेल्थ एक्यूमुलेटेड था, कि भाई सोसाइटी के सबसे रिच सेक्शन ये लोग हुआ करते थे। अब ये चीज एकदम क्लियर कैसे हो जाती है जब हम इनके बैरियल्स को स्टडी करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि इनके बैरियल्स वगैरह में, जहां पे इनकी डेड बॉडी को पिट्स वगैरह में बैरी किया जाता था, उसमें हमें ज्वेलरी देखने को मिल जाती है, हमें गोल्ड वेसल्स देखने को मिल जाते हैं, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसमें डाले जाते थे जिनमें व्हाइट शेल्स और लापिस लजूली वगैरह लगाए जाते थे। इनलेड मतलब उसमें लगाया जा रहा था। वुडन तो पार्ट हमें नहीं मिलता लेकिन ये सब चीजें जो है हमें मिल जाती हैं। फिर हमें सेरेमोनियल गोल्ड डैगर देखने को मिल जाते हैं कि मे बी कुछ बिलीफ वगैरह होता होगा, कुछ सेरेमनी वगैरह करके गोल्ड डैगर्स को इसमें डाला जाता था। तो ये सारे इनॉर्मस रिच क्वांटिटीज जो हमें मिलती हैं इस वेल्दी सेक्शन के बैरियल्स में से हमें समझ में आता है कि भाई ये वो लोग थे जो राजा महारानी वगैरह थे, जो सबसे ज्यादा पावरफुल फिगर थे, जिनके पास बहुत सारा वेल्थ था। ये हमें उर में देखने को मिले हैं जब हमने उर के ऐसे बैरियल्स वगैरह स्टडी किए। लेकिन ये तो पावरफुल लोग हो गए, ऑर्डिनरी सिटीजन का क्या? तो ऑर्डिनरी सिटीजन के बारे में हमें जो डिटेल्स है वो अक्सर राजा लोगों से कम देखने को मिलती है। हमें यहाँ पे लीगल टेक्स्ट देखने को जरूर मिले हैं। लीगल टेक्स्ट मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमें इनके डिस्प्यूट्स वगैरह मेंशन देखने को मिल जाते हैं, या फिर इनहेरिटेंस मैटर कि भाई पापा के पास पापा की प्रॉपर्टी जो है वो बेटियों को जाएगी या बेटों को जाएगी, बेटों में किसके पास कितना शेयर जाएगा। ऐसे टॉपिक्स भी हमें कुछ टैबलेट्स वगैरह में देखने को मिले हैं जिससे हमें मेसोपोटामियन सोसाइटी के बारे में कुछ कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है? पहली चीज आप यहाँ से याद रखेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली एग्जिस्ट करा करती थी। अब इसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ साइड में कैसा दिया हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब एक मैन, उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये भी तो लिखा हो सकता था ना कि एक वाइफ, उसका हस्बैंड और उसके बच्चे, लेकिन यहाँ पे मैन से स्टार्ट किया गया है, विच सिग्निफाइज कि जो मैन थे वो सोसाइटी के पावरफुल फिगर्स एंड रियल ओनर्स की तरह देखे जाते होंगे। उसी को हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। अक्सर सोसाइटीज में न्यूक्लियर फैमिलीज होती थी, लेकिन हमें फिर ये भी देखने को मिलता है कई बार जब बच्चों की शादी हो जाती थी, सन की शादी हो जाती थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहा करता था, अपनी फैमिली के साथ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मैरिज के जो प्रोसीजर्स थे वो तो ज्यादा हमें नहीं पता चलते, लेकिन एक डिक्लेरेशन किया जाता था कि भाई हाँ, ब्राइड के जो पेरेंट्स हैं वो भी विलिंग है इस शादी को करवाने के लिए, सबका कंसेंट है इस चीज के लिए, एंड उसके बाद ये शादी करवाई जा रही है। हमें देखने को मिलता है, ये चीज आप याद रखेंगे, फादर वॉज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। वो चीज मैंने वहां पे भी बताई, ये आप याद रखेंगे। सोसाइटी में जो फादर थे उनको सोसाइटी का, उनको हाउसहोल्ड की हर एक रिसोर्सेस का हेड माना जाता था। अब फादर सी क्यों और मेल सी क्यों, ये हम करेंगे कभी डिस्कस, मे बी क्लास 12th में कभी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हम बात करते हैं शादियों की, कि शादियों में अब कंसेंट मांगा जाता था, उसका डिक्लेरेशन मांगा जाता था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते थे। ग्रूम के मतलब जो लड़के के जितने भी लोग
हैं वो लड़कियों वालों को गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज किया करते थे। जहाँ पे वेडिंग होती थी, जब वेडिंग होती थी तो गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे। साथ में जितने भी पार्टीज के लोग हैं, लड़के वाले लड़की वाले, वो खाना खाते थे। एंड टेम्पल्स वगैरह में ऑफरिंग्स वगैरह भी कुछ ना कुछ चढ़ाने के लिए भी जाया करते थे। जब मदर इन लॉ लड़की को लेने के लिए आती थी कि भाई चलो अब हमारे घर में रहना, तब हमें देखने को मिलता है कि जो पापा थे वो लड़की का जो भी हिस्सा था वो उसको दे दिया करते थे। लेकिन अक्सर जो पापा के जितने भी रिसोर्सेज थे, चाहे उनका हाउस हो, उनके भेड़ बकरी हो, उनके फील्ड्स वगैरह हो, या फिर कोई भी रिसोर्सेस, वो किसके हाथों में जाता था? वो लड़की के साथ नहीं, वो सन्स के हाथों में बट जाता था। अब हम बात करेंगे उर की। और वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट्स थी जिसको हमने एक्सकेवेट किया। इसके टाउन प्लानिंग वगैरह की हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। जो हमारे ऑर्डिनरी हाउसेस थे उनको हमने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली एक्सकेवेट किया, ढूंढने की कोशिश करी, पता लगाने की कोशिश की उनके बारे में 1930s में, मतलब अर्ली 20th सेंचुरी में। अब क्या क्या देखने को मिला है इसका क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स देखने को मिली है, मतलब कि स्ट्रीट्स बहुत पतली पतली थी। एंड वाइंडिंग मतलब उल्टी सीधी, लेफ्ट राइट, आगे पीछे जा रही हैं। ऐसी स्ट्रीट्स हमें पूरे यहाँ पे मैप में भी आप देख सकते हो, हमें देखने को मिल जाती हैं। इससे हमें समझ में आता है कि भाई यहाँ पे जो व्हील्ड कार्ट्स थी वो हर एक घर पे, मतलब बुलक कार्ट्स वगैरह हो गए या फिर व्हील्ड कार्ट्स वगैरह, आप धक्का लगा के लेके हर एक घर तक नहीं लेके जा सकते, क्योंकि व्हील्ड कार्ट्स को जगह चाहिए, स्ट्रीट्स बहुत ज्यादा नैरो वाइंडिंग है। तो इसलिए ये चीज हमें क्लियर हो गई। तो मे बी अगर बोरे वगैरह को, ग्रेन्स वगैरह को कहीं लेके जाना है किसी घर तक, तो ज्यादातर घरों तक उनको गधों पे रख के पहुंचाया जाता होगा। अब नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स भी देखने को मिली है। हाउसेस के जो शेप्स हैं वो इरेगुलर देखने को मिले हैं, मतलब अलग अलग शेप्स के हाउसेस हो गए और अलग अलग डायरेक्शन में हमें हाउसेस देखने को मिल रहा है। अगर आप इस इमेज को अच्छे से देखते तो इट शोज कि यहाँ पे टाउन प्लानिंग नहीं हो रही थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है हो रही थी या नहीं हो रही थी, तो नहीं में लिख के आना। एंड क्यों नहीं हो रही थी, उसके दो रीजन हमने यहाँ पे देख लिए हैं। एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे स्ट्रीट ड्रेन्स नहीं थे। अगर हम इसके कंटेम्प्रेरी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मोहनजोदारो की बात करते हैं, तो वहां पे हमें स्ट्रीट ड्रेन्स प्रॉपर देखने को मिलते हैं। मतलब स्ट्रीट्स में ड्रेनेज सिस्टम लगाया जा रहा था। वाटर जितना भी होता था, हाउस होल्ड्स का जितना भी वेस्ट वाटर होता था, बाथरूम का जितना भी गंदा पानी होता, हाँ उधर पे बाथरूम भी होते थे, जितना भी वेस्ट वाटर होता था वो स्ट्रीट्स के ड्रेन में, उसके ड्रेनेज सिस्टम में निकल जाता था। लेकिन इस जगह पर हमारे मेसोपोटामिया में स्ट्रीट ड्रेन्स नहीं है, बल्कि जो ड्रेन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, क्ले पाइप्स वगैरह जो बनाए जा रहे हैं, वो कहाँ पे लगाए जा रहे हैं? घर के अंदर जो इनर कोर्टयार्ड्स होते थे उनमें। और के हाउसेस में हमें देखने को मिला है कि जो हाउसेस के रूफ होते थे वो बाहर की जगह इनवर्ट्स ऐसे वाटर को गिराते हैं, तो जितना भी वाटर होता था वो इनर कोर्टयार्ड में गिरता था। उनको क्ले पाइप्स वगैरह के थ्रू उसको कोर्टयार्ड का जो संप होता था उसमें उसका वाटर डाला जाता था। संप मतलब क्या कि मान लेते हैं, कोर्टयार्ड मतलब क्या कि मान लेते हैं कोर्टयार्ड ओपन स्पेस वगैरह है मे बी, और उसके आसपास ऐसे रूम्स वगैरह बनवाए जाते थे। तो अब सारा वेस्ट वाटर जो है वो इन कोर्टयार्ड के सम्प्स में जा रहा है। सम्प मतलब कि एक बेसिन या फिर एक कंटेनर, एक पिट आपने बनवा लिया है, जिसमें आपने पाइप्स वगैरह से कनेक्ट करके सारा जो पानी है वेस्ट वाटर वो अब इसमें आप डाल रहे हो। अब ऐसा क्यों? मे बी इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, जो आपकी बाहर की स्ट्रीट्स हैं वो अनपेव्ड है। अनपेव्ड मतलब कि उसको आपने पत्थर वगैरह से पेव नहीं किया गया है, मिट्टी है डायरेक्टली उसमें। तो जितना भी पानी अगर आप स्ट्रीट्स में डालोगे तो वहां पे वो स्लशी हो जाएंगी, वो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, वो आप नहीं चाहते थे। इसलिए जो वाटर था वो आप कोर्टयार्ड्स में घर के विदिन ही पोर कर रहे हो। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें एक उल्टी चीज ये देखने को मिलती है, जो घर का कचरा वगैरह होता था उसको बाहर ही फेंक दिया जाता था, टू बी ट्रॉडन अंडर फुट, ये बाहर ही रोड में फेंक दिया। अब ये कैसे पता चलता है? जनरली जो हमारे स्ट्रीट्स वगैरह थे उनका लेवल जो था वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता था, तो जिसके कारण इन लोगों को क्या करना पड़ता था, अपने घर का जो थ्रेशोल्ड होता था, थ्रेशोल्ड मतलब क्या कि मान लेते हैं घर का ये जो दरवाजा है, तो यहाँ पे ऐसा रेज्ड प्लेटफॉर्म बनवाना पड़ता था, ताकि जो बाहर की धूल मिट्टी पानी कचरा है वो अंदर की तरफ ना आ पाए, क्योंकि बाहर की स्ट्रीट्स का लेवल बढ़ते जा रहा है तो आपको अंदर के थ्रेशोल्ड भी बढ़वाने पड़ते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक है। इसका क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि बताओ प्लानिंग के बारे में, बताओ आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। हालांकि बहुत ईजी पार्ट भी है। तो थ्रेशोल्ड बढ़वाने पड़ते थे ताकि वाटर वेस्ट वगैरह चीजें अंदर वापस से ना आए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कमरों का जो लाइट था वो
जो कोर्टयार्ड में जो दरवाजे खुलते थे उनसे आता था, मतलब दरवाजा खुला है उससे लाइट आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे कोई खिड़कियां नहीं बनवाई गई है। इससे हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे प्राइवेसी का कंसर्न किया जा रहा था, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ का आर्किटेक्चरल फीचर्स को बनवाया जा रहा था। इसके अलावा हमें कुछ सुपरस्टिशंस भी देखने को मिल जाते हैं जिसका खुद का क्वेश्चन आ जाता है। अब इनके बारे में हम ओमेन टेबलेट्स, मतलब कि भाई वो टेबलेट्स जिसमें गुड और बैड ओमेन्स के बारे में बताया गया है, अच्छे और बुरे और बहुत सारे जो मान्यताएं होती थी उनके बारे में मेंशनिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो हमें इसके थ्रू क्या पता चलता है, इसका खुद का क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या लिख के आओगे। पहली चीज, अगर आपका थ्रेशोल्ड रेज्ड है तो उसको बोला जाता है कि भाई एक अच्छी चीज है, ये वेल्थ लेके आता है। फिर दूसरी चीज, ऐसा कोई दरवाजा जो किसी दूसरे हाउस की तरफ नहीं खुल रहा है उसको लकी माना जाता था। फिर तीसरी चीज, जो हमारा मेन वुडन डोर होता था अगर वो घर के आउटवर्ड्स नहीं खुल रहा है तो उसको लकी माना जाएगा, अगर वो इनवर्ड्स खुल रहा है तो अच्छा है, अगर आउटवर्ड्स खुल रहा है तो माना ये जाता था कि भाई आपकी जो वाइफ आएगी वो आपके हस्बैंड को बहुत बुरे दिन दिखाएगी। हमारे घर का कैसे बोलता है, अंदर ही खुलता है भाई। अच्छी 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 बात है। फिर हमें ओल्ड की टाउन सिमेट्री देखने को मिल जाती है जहां पे लोगों को बैरी किया जाता था, तो वहां पे हमें रॉयल्टी, रईसों की और कॉमनर्स की भी ग्रेव्स देखने को मिल जाती है। हालांकि हमें कुछ लोगों की बॉडीज जो है वो ऑर्डिनरी हाउसेस के फ्लोर्स के विद इन भी देखने को मिल गई, तो इनको कहाँ, इनको सिमेट्री में क्यों नहीं डाला गया, हमें शायद इसके आंसर नहीं मिल पाते हैं। अब हम बात ना तुम्हारी करेंगे ना मेरी करेंगे, अब हम बात करेंगे मारे की, which became golden after 2000 BC, जो कि ये था हमारा रॉयल कैपिटल। रॉयल कैपिटल मतलब ये वो लोकेशन थी जहां से हमारे राजा साहब बहुत सारा अपना किंगडम चलाया करते थे, तो इसकी हम जरा अच्छे से बात कर लेंगे। अब मारी की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारी जो बात करी है वो सदर्न रीजन्स की बात करी है, सदर्न प्लेन्स से हमारी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा प्रोडक्टिव था, लेकिन मारी हमारा इस रीजन में नहीं था, बल्कि हमारा मारी थोड़ा नॉर्दर्न साइड में था। मारी जो था हमारा वो अपस्ट्रीम ऑफ यूफ्रेट्स में था, तो हम इसकी बात अच्छे से कर लेते हैं। अगर आप इस मैप को देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये हमारा पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन ज्यादातर जो हमारा एरिया है जिसको यहाँ पे ब्राउन कलर से दिखाया गया है, ये वो एरिया है जो कि पास्चर लैंड की तरह काम करता था। तो यहाँ पे हमें क्या चीज समझ में आती है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर तो हो रहा था, बट आसपास के एरिया में ही एनिमल रियरिंग का काम, जानवर पालने वाले लोग अपने जानवर वगैरह को पाल रहे थे और यहाँ पे इन लैंड्स में उनको घास चरा रहे थे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फार्मर्स एंड पैस्टोरलिस्ट दोनों ही कम्युनिटीज देखने को मिलती है, हमें ये देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो एरिया था वो शीप्स और गोट्स को पास्चर लैंड की तरह यूज कराया जाता था। अब फार्मर्स और एग्रीकल्चरलिस्ट और पैस्टोरलिस्ट के बीच में हमें ट्रेड भी देखने को मिल जाता है। किस चीज का ट्रेड, हमारे जो हर्डर्स वगैरह है, जो जानवर पालने वाले लोग हैं, वो अपने यंग एनिमल्स, चीज, लेदर, मीट, इन सब चीज को ट्रेड करते थे इन फार्मर्स के साथ। किस चीज के लिए, ग्रेन को ट्रेड, ग्रेन के लिए, मेटल टूल्स के लिए, बाकी चीजों के लिए ट्रेड करते थे। फिर हमारे जो फार्मर्स हैं उनको एज मैन्योर एंड पास्चरलिस्ट का जो इनके जानवरों का जो वेस्ट होता था वो भी ये लोग यूज कर लेते थे एज मैन्योर। तो वहां पे यही चीज लिखी गई है, पेंड फ्लॉक का जो मैन्योर होता था वो भी फार्मर्स ले लिया करते थे। पेंड फ्लॉक मतलब कि वो फ्लॉक, वो जानवर वगैरह वो उन्होंने पेन करके रखे हुए अपने पेन में, अपने एरिया में उनको पाल के जिनको रखा हुआ है। तो जो इनके जो जानवर है उनका मैन्योर फार्मर्स यूज करते थे अपने एग्रीकल्चर को और हेल्प करने के लिए। उनके जो वेस्ट मटेरियल होता था, उनका जो डंग वगैरह होता था, वो भी यूज किया जाता था। इसके अलावा अब ये तो एक्सचेंजेस की बात हो गई, हमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपसे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ही पूछ रहा हो। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक शेफर्ड है, शेफर्ड मतलब भेड़ पालने वाला, शीप्स को पालने वाला। मान लेते हैं एक शेफर्ड हूं मैंने अपने सारे भेड़ों को लिया, चलो भाई पानी पी के आएंगे, या चलो भाई नहाने चलेंगे, लेकिन मैं किसी की फील्ड के बीच से लेके चला गया तो उसकी सारी क्रॉप्स खराब हो गई, ये एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज, हम जैसे जो लोग थे शेफर्ड्स वगैरह, जो हर्ड्समैन थे, अब शेफर्ड मतलब शीप का मालिक, हर्ड्समैन मतलब एक थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है जिसमें कोई भी जानवर आ सकता है। तो हम जैसे जो हर्ड्समैन होते थे वो नोमैडिक होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे एंड कई बार रेड कर दिया करते कि चलो भाई ये भिखारी पेजेंट है, चलो इसको रेड कर लेते हैं एंड इसका जो भी ग्रेन्स वगैरह ये कलेक्ट करके रखा है, जो भी इसने उगाया है, जो भी इसने स्टोर किया है, इसको चलो हम लूट के आ जाएंगे। तो दूसरी
दूसरी चीज हमें ये देखने को मिल जाती है कि हम लोग ऐसे अटैक कर देते थे एंड उन लोग का जो सामान था उसको सीज कर लेते थे, उसको लूट लेते थे। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट है वो भी एकदम भोले भाले नहीं है, वो भी कई बार क्या करते थे कि भाई हमको रास्ता यूज नहीं करने दे रहे, हमारी हमारी बकरी ने 3 दिन से नहाया नहीं है, वो हमें पानी की तरफ जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो ये भी चीज हो जाती थी। कई बार जो पास्चुरलिस्ट वगैरह थे उनको रिवर का एक्सेस नहीं देते थे, कैनाल्स का एक्सेस नहीं देते थे, या फिर कोई सर्टेन पाथ्स होते थे उनका एक्सेस नहीं देते थे। ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मेसोपोटामियन हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास्चुरलिस्ट वगैरह की जो नोमैडिक कम्युनिटीज वगैरह थी वो अक्सर वेस्टर्न डेजर्ट रीजन तक जाते थे और वहां पे जाया करते थे, क्योंकि ये वो रीजन था जो कि हमारा एग्रीकल्चरल हार्टलैंड था, जहां पे हमारा एग्रीकल्चर, हमने बात करी थी कि डेजर्ट में एग्रीकल्चर होता था, बहुत ज्यादा होता था, क्यों होता था उसकी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बात करी थी। तो इस रीजन पे जो नोमैडिक कम्युनिटीज वगैरह थी वो जाया करती थी एंड कई बार ऐसा होता था कि वो लोग गए तो इसलिए हैं कि बेबी एज हायर्ड सोल्जर्स वहां पे गए हैं, एज हार्वेस्ट लेबर्स वगैरह गए कि भाई आपका हार्वेस्टिंग का पीरियड है, हम वहां पे एज लेबर काम करेंगे, या फिर एज हर्डर्स वहां पे गए हैं, लेकिन फिर वहां पे जाके ही बस जाते थे। तो जब हम लोग मैं खुद को नोमैडिक कम्युनिटी का क्यों बता रहा हूँ, पर चलो ठीक है, मैं ही हूँ यहाँ का हर्डर। तो हम शेफर्ड्स वगैरह या फिर नोमैड्स वगैरह जब जाएंगे तो अपने जितने भी भेड़ बकरे हैं वो भी लेके इस रीजन में आ जाएंगे और कई बार यहाँ पे आके प्रॉस्परस हो जाते थे, कई बार यहाँ पे आके सेटल डाउन ये लोग कर जाते थे। फिर कुछ शेफर्ड्स वगैरह तो ऐसे होते थे जो यहाँ पे आए तो अपनी भेड़ बकरियां चलाने के लिए थे, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे आके इतनी पावर गेन कर ली उन्होंने कि यहाँ पे उन्होंने अपना खुद का रूल एस्टेब्लिश कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, हमारे अक्कडियंस, एमोराइट्स, एसीरियंस, आरेमियंस, ये सारे लोग ऐसे ही थे जो बाहर से आके फिर इस जगह पर अपना रूल को एस्टेब्लिश कर रहे थे। अगर आपसे पूछेगा कि इस माली का किंग कौन था तो आप याद रखेंगे हमारे एमोराइट्स। अब एमोराइट जो थे यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं थे, ये बाहर से आए थे, लेकिन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये लोग सबकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, अलग अलग जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मेसोपोटामिया के गॉड्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बल्कि हमारे माली में इन्होंने डगान के लिए, डगान गॉड के लिए एक टेम्पल बनवाया था जो कि स्टेप के गॉड है। अब आपको पता है मेसोपोटामिया रीजन है, फिर हमने देखा एक स्टेप अलग से रीजन है, डेजर्ट अलग से रीजन है, जो कि अलग अलग रीजन है, जिनकी अलग अलग ज्योग्राफी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इस जगह पर एक इंटरमिक्सचर देखने को मिलता है कि भाई ऐसा नहीं था कि एक जगह पर सिर्फ उस जगह के कल्चर को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, बल्कि हमें काइंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। वैसे साइड में आपको इनकी एक और इमेज देखने को मिल रही है और इसमें बताया गया कि अगर आप इसको कंपेयर करोगे उस चीफ से जिसने एक शेरा को मार गिराया था, तो वहां पे कपड़े और यहाँ पे कपड़े बहुत अलग हैं। वहां पे मैंने कपड़ों को मेंशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि भाई नहीं दिखते हैं, ऐसा कुछ खास अंतर नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छे से देखो, कोई बता ही दे कि भाई कपड़े अलग है तो समझ में आता कि हाँ भाई कपड़े अलग है, लेकिन ये बहुत अच्छी डिटेल में ऐसे है नहीं कि हमें एकदम हाई डेफिनेशन में समझ में आए, लेकिन अगर भावनाओं से देखोगे कि हाँ भाई कपड़े अलग हैं तो समझ में आता है कि हाँ भाई कपड़े अलग है। तो ये मैंने आपको बता भी दिया है कि भाई कपड़े अलग थे। अब हम यहाँ पे माली के हमें जो किंग देखने को मिल रहा है जिनका नाम है जिम्रेलिम, अब इनका पैलेस देखने को मिलता है जिसको इनका रेसिडेंस बताया जाता है। तो कितना बड़ा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, अलग अलग इसमें आपको रूम्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, एक एंट्रेंस गेट देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली बोला यह जाता है कि इसमें इनका रेसिडेंस था और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही थी। यहाँ पे हाई लेवल का प्रोडक्शन होता था, बहुत बड़ा इनका पैलेस था और यहाँ पे बताया गया है कि इनका पैलेस इतना ज्यादा पॉपुलर था इस टाइम पीरियड में कि कई बार तो दूर के जो किंग्स हैं वो इनके पैलेस को बस विजिट करने आ जाते थे कि भाई राजा जी का पैलेस देख के आएंगे। तो वही एक एग्जाम्पल बताया गया कि एक जन को आके विजिट करना था एक राजा को, तो इन्होंने जिम्रेलिम का जो दोस्त है उस राजा से एक लेटर लिखवाया कि भाई एक लेटर लिख दो कि मेरे को जाके विजिट करना है, तो तुम्हारा लेटर दिखा दूंगा तो वो मुझे घुसने दे देगा। तो वो लेटर लेके आया था कि यहाँ पे हमें घुसवा लो, वो देखना चाहता था इस पैलेस को। तो ऐसे कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती है और हमें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं कि भाई ये यहाँ पे नहाते वहाते होंगे, यहाँ पे किचन है हमारा जहाँ पे बहुत सारा फूड प्रोडक्शन होता था, और यहाँ पे हमें एक पेंटिंग देखने को मिल रही है वॉल की। तो मे बी जब लोग बाहर से आते होंगे तो ऐसी वॉल की पेंटिंग वगैरह उनको दिखाई जाती होंगी और वो राजा जी से बातें वगैरह करते होंगे। हर एक चीज के लिए हमें एक सेपरेट रूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन हमारे जो राजा जी हैं उनको बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता था, उनको एक सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि जैसे कि हमने देख लिया हर्डर्स कम्युनिटीज वगैरह जो थी वो नोमैडिक कम्युनिटीज थी, एक जगह से दूसरी जगह आती थी वो किंगडम्स में, लेकिन ये लोग रेड वगैरह भी कर सकते थे। हमें देखने को मिलता है कि राजाओं के और उनके ऑफिशियल्स के बीच में बहुत सारे लेटर्स लिखे जा रहे थे जहां पे इन हर्डर कम्युनिटीज का अगर कहीं पे कैंप वगैरह लगा हुआ तो उसके बारे में बात की जा रही है। ऐसे ही हमें एक एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलता है कि
ऑफिशियल्स किंग को बोलते हैं कि भाई हमें इनके ना फायर सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, रात में कुछ ना कुछ फायर सिग्नल एक दूसरे को कर रहे हैं, मे बी ये लोग कहीं ना कहीं रेड करने वाले हैं, एक अटैक करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं। अब हमारा जो मारी है वो यूफ्रेट्स के प्राइम पोजीशन में लोकेटेड है, जहां से बहुत सारा ट्रेड होता है। ऊपर के साइड पे हमारे अपलैंड के रीजन है, हमारे टर्की, सीरिया एंड लेबनान, जहां पे बहुत अच्छे मिनरल रिसोर्सेस हैं। नीचे के साइड में हमारे सदर्न सिटीज है, बीच में हमारा मारी है। तो जब इन लोगों के बीच में ट्रेड होता है तो जो मारी है ये उसका फायदा उठाता है। ट्रेड किस चीज का हो रहा है? वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन, इन सब चीजों का ट्रेड हो रहा है इनके रीजन के बीच में और सदर्न सिटीज के बीच में। तो मारी जो है वो करता क्या है, हर एक चीज को रोकता है, उस बोट्स को, जितनी भी बोट्स जो कार्गो लेके जा रही हैं, फॉर एग्जांपल इन रीजन से स्टोन, वुड, वाइन, ऑयल जार्स या कुछ भी सदर्न सिटीज पे लेके जाया जा रहा है, तो जो हमारे मारी के जो ऑफिसर्स हैं वो उस बोट को रोकते हैं, उसका कार्गो चेक करते हैं। कार्गो मतलब उस बोट में जो भी गुड्स वगैरह रखे गए। तो कई बार तो एक सिंगल बोट में हमें 300 वाइन जार्स देखने को मिल सकते हैं, फिर बहुत सारे ग्रेन हमें देखने को मिल सकते हैं। बार्ली ले जाने के लिए स्पेशल ग्रेन बोट्स होते थे जो उनको लेके जाया करते थे। तो ये जो ऑफिसर्स होते थे वो उसको रोकते थे एंड उसको असेस करते थे एंड देखते थे भाई इतना तुम्हारे पास माल है तो उसका जो 1/10 हिस्सा है उतना तुम्हें हमें टैक्स की तरह देना पड़ेगा। तो ऐसे ये लोग यहाँ पे चार्जेस लगाते थे कि भाई नीचे अगर तुम्हें सदर्न सिटीज में जाना है तो पहले हमारा चार्ज तुम दो, उसके बाद यहाँ से निकलो। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें टैबलेट्स में हमें एक चीज पता चलती है कि ऐसे भी टैबलेट्स हैं जो कि बता रहे हैं कि जो कॉपर है वो अलाशिया नाम की जगह से जाता है। इसका एक एमसीक्यू आ सकता है कि अलाशिया किस चीज के लिए नाम है। अलाशिया टर्म हमें देखने को मिलता है सिटी ऑफ सिप्रस के लिए। अब यहां से बताया जा रहा है कि कॉपर ट्रेड किया जा रहा है क्योंकि ये वो जगह है जहां से बहुत सारा कॉपर एंड टिन आता था एंड ट्रेड किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारा ब्रॉन्ज जो है वो इन दो मटेरियल से मिलके बनता है एंड ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस में गेन कर रहा था। ब्रॉन्ज के वेपन्स और टूल्स बनाए जा रहे थे एंड सोसाइटी के लिए जो ब्रॉन्ज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए जो ब्रॉन्ज का ट्रेड है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब माली की अगर हम बात करें, आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ बन सकता है कि माली की खुद की कोई बहुत ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी, अटैक करके ज्यादा कुछ जीत नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा जो ट्रेड था उसका फायदा उठा रहे थे, एक्सेप्शनली प्रॉस्परस होते चले जा रहे थे। इस बॉक्स में बताया गया है कि अब हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बेटर मेथड्स हैं। तो पहले हमने जैसे ओर में एक्सकेवेशंस किए हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, बड़े एक्सकेवेशंस किए, अब वैसे नहीं किया जाता। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। ऑल्सो फंडिंग की भी इशू है। आर्कियोलॉजिस्ट के पास उतनी फंडिंग्स नहीं होती है कि वो हाई स्केल एक्सकेवेशंस कर पाए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी भी हम काम तो करते हैं लेकिन अब तरीका चेंज हो चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब्बू सालाबीक जगह की बात की गई है। एक छोटा टाउन है 10 हेक्टेयर का, अराउंड 2500 BC के टाइम पीरियड का, जिसकी पॉपुलेशन भी 10,000 के अराउंड ही थी। तो अब हम कैसे करते हैं, शॉर्ट में ब्रीफ में आपको इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि छोटा छोटा वहां पे स्क्रैपिंग्स कर लेते हैं कि हमें वॉल्स मिली तो थोड़ी बहुत कुछ मिलीमीटर उसको स्क्रैप किया एंड फिर उसको स्टडी किया। वहां का जो लैंड है, वहां की जो ब्रिक्स है, वहां की जो चीजें हैं, उनको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इस तरीके से स्टडी करते हैं इंस्टेड ऑफ मैसिव एक्सकेवेशंस, और उसके बारे में चीजों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट किचन्स वगैरह को स्टडी करते हैं, वहां पे हमें चार्ड ग्रेन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मतलब वहां पे जो डंग केक्स वगैरह के साथ जो ग्रेन्स जल जाते थे, जो चार हो जाते थे, तो चार्ड ग्रेन्स वगैरह हमारे लिए सर्वाइव करते हैं, जिनको हम देख के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्लांट्स थे, बोन्स ढूंढते कि कौन से एनिमल्स थे जो इस टाइम पीरियड में कंज्यूम किए जा रहे थे। हमें बहुत सारे पिग्स के बोन्स मिले हैं सिटीज में, जिससे हमें समझ में आता है कि जो पिग्स वगैरह थे वो जो शहरों की सड़कों वगैरह में खुला दौड़ा करते होंगे, तो जिसके कारण हमें इनके बोन्स देखने को मिले। इवन हमें कुछ ग्रेव्स में इन पिग्स के बोन्स देखने को मिले हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि हो सकता है ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीफ रखते हो एंड शायद पोर्क वहां पे उसको पोर्क को वहां पे उस बॉडी के साथ बेरी किया जा रहा हो कि मे बी भाई आफ्टर लाइफ में इसको एनर्जी मिले, इसको ये खा पाएगा। तो इस तरीके के रिकंस्ट्रक्शंस हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो इस जगह से करने की कोशिश करते हैं। इवन ये भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो हाउसेस हैं जिनको ऊपर से रूफ से पैक किया गया है, कौन से वो रूम्स हैं जिनको ऊपर से पैक किया गया है, कौन से वो रूम्स हैं जिनको नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो चीजों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे हमें पता है जो मेसोपोटामियंस थे वो सिटी लाइफ को बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे थे। बहुत सारे कम्युनिटीज और कल्चर्स थे जो यहाँ पे साथ में एग्जिस्ट करते थे। अब
कुछ इनमें से डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे वॉर के पीरियड में, लेकिन इनके बाद के जो लोग थे वो इन एरियाज को, इन कल्चर्स को, इन रीजन्स को इन पोएट्री रिकॉल करते थे। अब इसका एक हमें बहुत पोइग्नेंट, मतलब एक बहुत सैड डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, एक सैड रिमाइंडर देखने को मिलता है कि कैसे जो मेसोपोटामियंस थे वो अपनी सिटीज में बहुत ज्यादा, अर्बन लाइफ में बहुत ज्यादा प्राइड लिया करते थे। इसका एक सैड एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है गिलगमेश एपिक में। एपिक मतलब क्या? वही बहादुरी का किस्सा। इस बार हम गिलगमेश जो कि एनमरकर के कुछ टाइम बाद पावर में आए थे, तो जो गिलगमेश जो रूलर थे, हमारे उरुक के रूलर थे गिलगमेश, इनका हमें गिलगमेश एपिक देखने को मिलता है जिसको लिखा गया था। इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इंट्रोडक्शन इससे बनाएंगे, फिर गिलगमेश एपिक के बारे में क्या लिखेंगे। गिलगमेश हमारे सिटी ऑफ उरुक के रूलर थे आफ्टर सम टाइम आफ्टर एनमरकर, और इनका जो गिलगमेश एपिक था ये 12 टैबलेट्स में लिखा गया था। अब इसमें क्या बताया गया है कि गिलगमेश एक बहुत पावरफुल रूलर था जिसने अपना जो पावर था वो फार एंड वाइड एक्सटेंड किया, बहुत सारे रूलर को सबड्यू किया, लोगों को अटैक करके हराया, उनको अपने कंट्रोल में लेके आया, बहुत फार एंड वाइड अपना पावर को ये स्प्रेड कर रहा था। लेकिन जब इसके एक दोस्त की डेथ हुई तो इसको बहुत ज्यादा शॉक लग गया एंड ही वाज लाइक कि अब मुझे इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो ये निकल गया अपने डेथली हेलोस फाइंड करने के लिए। अगर आपको रेफरेंस नहीं समझ में आया तो सॉरी, वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स। ये अपना इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन इसने अपना एफर्ट तो बहुत डाला, ये कई नदियों को पार करके आगे तक गया, ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये जो गिलगामेश था वो फाइनली फेल कर गया, इसको इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट नहीं मिला एंड ये अपने उरुक में वापस आ गया। अब वापस आ गया है, बड़ा सैड है, तो अपने उरुक की सिटी वॉल्स के अराउंड घूम रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे टहल रहा है, अपने दुख को कम करने की कोशिश कर रहा है, खुद को कंसोल करने की कोशिश कर रहा है एंड फाइनली इसने एडमायर किया कि यहाँ की जो ब्रिक्स वगैरह की वॉल्स वगैरह वो कितनी अच्छी है, इसका फाउंडेशन मैंने ले किया था, मैंने इनको बनवाया है एंड वो देख रहा है कि कितनी अच्छी ये वॉल्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब बाकी अगर अपन हीरोज की बात करें तो मे बी वो ये बोल देते कि चलो मैं नहीं जीऊंगा लेकिन मेरे बच्चे आगे जिएंगे, शायद वो ये बोल देते, बट गिलगमेश ये नहीं बोलता है। गिलगमेश की जो स्टोरी है, इसका जो हीरोइज्म और एंडियर, मतलब कि जो इसके स्ट्रगल्स की जो स्टोरी है, ये फ्रिजल आउट होती है, खत्म होती है उरुक की वॉल्स में आके। गिलगमेश फाइनली अपना कंसोलेशन ढूंढता है अपनी सिटी वॉल्स में कि यहाँ की जो सिटी वॉल्स है वो कितनी अच्छी है, यहाँ की जो सिटी लाइफ है वो कितनी अच्छी है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, जो सिटी है वो कितनी ज्यादा अच्छी है एंड ये वो जो चीजें हैं जिसपे उसको अपना फाइनली कंसोलेशन मिलता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो स्टोरी है उस सिटी वॉल्स में आके खत्म होती है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक इजी सी स्टोरी है, इसी को आप डिस्क्राइब करके आएंगे। एमसीक्यू में आएगा कि कितने टैबलेट्स में लिखी है, तो 12 लिख के आ जाना। लेगेसी ऑफ राइटिंग, अब जो स्टोरीज वगैरह है, किससे कहानियां है, वो तो ट्रांसमिट ओरली भी कर सकते हैं कि एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन, एरिया टू एरिया ओरली ट्रांसलेट हो रहे हैं, ओरली आगे बढ़ रहे हैं और उनको बाद में कभी लिख दिया गया। लेकिन हमारा जो साइंस है वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको टेक्स्ट में लिखा जाए ताकि वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जा सके एंड स्कॉलर्स उस पर वर्क कर सके, उसको पढ़ सके एंड उस पर बिल्ड अपॉन कर सके। हमारी जो मेसोपोटामिया की लेगेसी है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्कॉलरली ट्रेडिशंस का। कैसे टाइम रेकनिंग, मतलब कैसे ये टाइम कीपिंग करते थे, इसकी हम नीचे जाके बात करेंगे। कैसे ये मैथमेटिक्स करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेसोपोटामिया की लेगेसी का। जब हम मेसोपोटामिया को याद करते हैं तो ये कुछ चीजें हैं जो हम जरूर याद करते हैं। अगर हम 1800 के अराउंड की हमें जो टैबलेट्स मिली है उनकी बात करें तो उनमें हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के टेबल्स देखने को मिल जाते हैं, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस और टैबलेट्स देखने को मिल जाते हैं, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इस तरीके से एक टैबलेट में देखने को मिल जाता है कि इस तरीके से स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 2 को फाइंड करने की कोशिश की जा रही थी एंड इनका जो आंसर था वो एक्चुअल आंसर से बहुत क्लोज था, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस था, ऑलमोस्ट इनका आंसर जो था वो सही था, विच शोज कि मैथमेटिकली ये कितने ज्यादा एडवांस थे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, इतना तो हमको पता है, लेकिन शायद ये आपको पता भी नहीं था, लेकिन ये लोग इस टाइम पीरियड में कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस कैसे होते थे, तो वैसे ही क्वेश्चन जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं 8th 9th के बच्चों को करते हुए सॉल्व, कि स्टूडेंट हैड टू सॉल्व कि भाई अगर एक फील्ड है, 10th में भी हमें ये देखने को मिलता है कि एक फील्ड है कि उसको एक फिंगर डीप वाटर से फिल किया गया, तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आज की डेट में हमें परेशान करते हैं वो इस टाइम के बच्चों को भी शायद बच्चों को नहीं, शायद थोड़े बड़े बच्चों को
बड़े लोगों को परेशान किया करते होंगे। इसके बाद हमें इनका वही हमने जो बात करी, इनका हमें टाइम रेकनिंग, इनका टाइम मैनेजमेंट जो देखने को मिलता है, उसको हम देखते हैं कि टाइम कीपिंग कैसे करते थे। इन्होंने डिवीजन ऑफ ईयर को 12 मंथ्स में करके फॉलो किया उसको अकॉर्डिंग टू द रिवॉल्यूशन ऑफ मून। ये क्वेश्चन आएगा, यही चीज आपको लिखनी पड़ेगी कि इनका जो 12 मंथ्स का डिवीजन था वो बेस्ड ऑन मून था, जिसको ये लोग फॉलो करते थे। फिर इनका मंथ जो था वो 4 वीक्स में डिवाइडेड था, जो डे था वो 24 आवर्स में डिवाइडेड था, और एक आवर जो था वो 60 मिनट्स में डिवाइडेड था। आज की डेट में हम इन सब चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ये इस टाइम पीरियड के लोग थे जो इन सब चीजों को मान रहे थे और इन सब चीजों को स्टार्ट कर रहे थे। हालांकि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीका है, हिस्ट्री को सिंप्लीफाइड करने के लिए यहाँ पे बता दिया गया है कि ये सारी जो चीजें हैं हमारे को मेसोपोटामियंस ने दी है। लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो इसी तरीके से आप इस चीज को एक्सप्लेन करके आओगे। फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि जो इनका टाइम डिवीजन था वो अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स ने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद वो रोमन वर्ल्ड तक पहुंचा, इस्लामिक वर्ल्ड तक पहुंचा, एंड उसके बाद मिडीवल यूरोप तक पहुंचा। एंड ये अलग अलग ट्रांसमिशन बताया गया कि कैसे इनका जो सिस्टम था वो अलग अलग जगहों के अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग टाइम पीरियड्स में आगे की तरफ बढ़ा। लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये आप लिख के आएंगे, ये आप लिख के आएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि सोलर लूनर एक्लिप्सेस जब आते थे तो उनको भी ये लोग ऑब्जर्व करते थे और उनको भी नोट करते थे कि भाई साल के किस टाइम पे, किस मंथ पे, किस डे पे आ रहे हैं, इनको नोट करके ये लोग लिख रहे होते थे। तो इनके भी हमें ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल जाते हैं। पोजीशन ऑफ स्टार्स को ये लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, कॉन्स्टिलेशंस वगैरह को जो नाइट स्काई में दिखते थे उनको भी ऑब्जर्व करके नोट करने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली हमें इनके बहुत सारे मैथमेटिकल और साइंटिफिक वर्क्स देखने को यहाँ से मिल जाते हैं। ये सब जो हम साइंटिफिक और इतने मोमेंटस, मतलब इतने बड़े मेसोपोटामिया के अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता अगर इनके पास राइटिंग ना होती। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता अगर इनके पास स्कूल्स ना होते। स्कूल्स वो अर्बन इंस्टीट्यूशंस थे इनके जहाँ पे बच्चे जाते थे एंड सारे जो टैबलेट्स वगैरह थे उनको पढ़ते थे, उनको कॉपी करते थे एंड उनको लिखना वगैरह सीखते थे। इसके अलावा जो बच्चे थे, बॉयज सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखना सीख रहे हैं, कॉपी करना सीख रहे हैं, बल्कि कुछ कुछ लोगों को ऐसे भी ट्रेन किया जाता था यहाँ पे कि भाई आपके लिए क्ले इंस्क्रिप्शन है, इनको आप थोड़ा एडवांस करने की कोशिश करो। ये जो हमारी मैथमेटिकल और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है इसको और डेवलप करने की कोशिश करो। इस तरीके से भी इन लोगों को ट्रेन किया जाता था, तो इनको एज इंटेलेक्चुअल्स भी ट्रेन किया जाता था। इसके अलावा आपको एक लाइन और समझने की जरूरत है कि अगर आप ये सोचोगे कि ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ अर्बन और मॉडर्न मेसोपोटामिया में हो रही है तो भी गलत है। आपको ये भी समझना होगा कि बहुत पुराने टाइम से भी ये चीजें चली आ रही थी। इसी चीज को समझने के लिए नेक्स्ट 2 बॉक्सेस को हम देख रहे होंगे, जिसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होगा। आयरन एज, जब एसीरियंस ने नॉर्थ में अपना एम्पायर क्रिएट कर लिया 720 और 610 बीसी के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जो कि वेस्टर्न साइड में इजिप्ट तक फैल रहा था। इसकी बात करी गई कि इसकी जो इकोनॉमी थी स्टेट की, इट वाज प्रेडेटरी, मतलब ये लोग दूसरे लोगों को अटैक करते थे, उन लोगों की सर्विसेज और इन लोगों का जो लेबर है, जो ट्रिब्यूट्स है, उनको चार्ज करते थे एंड इनके थ्रू फूड, एनिमल, मेटल और क्राफ्ट जो मटीरियल्स थे उनको प्रोक्योर करते थे। हमारे जो असीरियन किंग्स थे ये इमिग्रेंट्स की तरह आए थे, मतलब बाहर के लोग थे जो अब यहाँ पे आके अपना किंगडम बना रहे थे। इन लोग ने एक्नॉलेज किया कि भाई बेबीलोनिया जो है सिटी वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस और एक हाई कल्चर और एक प्रॉस्परस सिटी, इसको इन्होंने एक्नॉलेज किया। इसके अलावा असुर बानीपाल, इसके बारे में यहाँ पे पूरे इसमें बताया गया है, इसका टाइम पीरियड रूलिंग का यहाँ पे लिखा हुआ है। इसने बताया कि भाई इस बंदे ने एक लाइब्रेरी बनाया अपने कैपिटल नाइनवा में। इसने कैपिटल, अपने नॉर्दर्न रीजन में जो कैपिटल था वहां पे एक लाइब्रेरी बनाया जिसमें अलग अलग रिकॉर्ड्स को, अलग अलग टैबलेट्स को ये कलेक्ट कर रहा था। वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि हिस्ट्री के एपिक्स, वुमन लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हिम्स एंड पोएम्स, इन सारे जो टैबलेट्स मिलते थे इनको ये बंदा कलेक्ट करवाता था। ये अपने स्क्राइब्स भेजता था अलग अलग जगहों पे कि भाई पुराने टैबलेट्स लेके आओ। कहीं पे टैबलेट्स मिले तो उसको हम अपनी लाइब्रेरी में लेके रखेंगे, या फिर टैबलेट नहीं है तो उसको हम कॉपी करवा लेंगे कि भाई वहां का जो किस्सा कहानी है उसको हम कॉपी कर लेंगे अपने लाइब्रेरी में रखने के लिए। तो ये भी चीज यहाँ पे बताई गई कि बहुत सारी चीजें जो बेबीलोनिया में थी उनको कलेक्ट किया जाता था। बेबीलोनिया एक ऐसी जगह थी जहाँ पे स्कूल्स थे, बच्चों को लिखना और कॉपी करना सिखाया जा रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें टैबलेट्स वगैरह देखने को मिल जाते, तो यहाँ पे वो भेजता था कि भाई यहाँ से हम उठा के लेके आएंगे सामान को। सुमेरियन लैंग्वेज के बारे में हमने बात करी थी कि अराउंड 1800 बीसी के बाद इसको बोला नहीं जा रहा था, लेकिन स्कूल्स में इसको अभी भी सिखाया जा रहा था। हमें
टेक्स्ट में देखने को मिल जाता है, हमें साइंस देखने को मिल जाता है, हमें ऐसे टैबलेट्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें सुमेरियन और अक्कड़ियन दोनों लैंग्वेजेस में हमें टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। तो इवन दो इसको बोला नहीं जा रहा था, इवन बाद के टाइम पीरियड में, इवन इन 650 बीसी के टाइम पीरियड में, जो 2000 बीसी के जो हमारे सुमेरियन के इंस्क्रिप्शंस होते थे वो इंटेलिजिबल थे, मतलब 2000 बीसी में लिखे गए हैं लेकिन 650 बीसी में भी इनको समझा जा सकता था, इनको पढ़ा जा सकता था, क्योंकि जो लैंग्वेज थी आज भी इन लोगों को सिखाई जाती थी। फिर यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि हमारे जो असुरबानीपाल के लोग थे उनको पता था कि कहाँ कहाँ जाके कौन से इंस्क्रिप्शंस को ढूंढना है, उनको कॉपी करना है, और जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जैसे कि एपिक ऑफ गिलगामेश हो गया या फिर इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होते थे उनको कॉपी किया जा रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉपियर होता था, कॉपी करने वाला बंदा होता था, वो अपना नाम वगैरह भी और डेट वगैरह भी उसको वहां पे मेंशन करता था। एंड बहुत सारे टैबलेट्स में हमें देखने को मिलता है कि ये बंदा असुरबानीपाल जो उसको लिखवा रहा है वो अपना कुछ ज्ञान भी वहां नीचे पेल दिया करता था, वही ज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको जरा देखो, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असुरबानीपाल खुद लिखवा रहा है इस चीज को। तो क्या लिखवा रहा है कि भाई ये कौन है, किंग ऑफ द यूनिवर्स, किंग ऑफ असीरिया। किंग ऑफ यूनिवर्स है कि किंग ऑफ असीरिया, पहले तो तू डिसाइड कर ले, लेकिन चलो ठीक है। ऐसे हमें टाइटल्स इन लोग के अक्सर देखने को मिल जाते हैं। क्या बोल रहा है कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसको भगवान ने इंटेलिजेंस दिया, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि मैं सारा रिकंडाइट डिटेल्स, मतलब बहुत डिफिकल्ट टू लर्न डिटेल्स भी याद कर सकता हूँ। स्कॉलरली एरुडेशन, मतलब कि बहुत स्कॉलरली जो इंटेलिजेंस है उसको भी एक्वायर कर सकता हूँ, एंड मैं कर रहा हूँ, एंड मैं इन टैबलेट्स में भगवानों का ज्ञान पेल रहा हूँ। यही चीज उसने यहाँ पे लिखवाई है। तो बेसिकली अपनी तारीफ यहाँ पे लिखवा रहा है। लेकिन इसकी लाइब्रेरी में हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलती है कि लोग कैटलॉगिंग कर रहे थे। हमें देखने को मिलता है कैटलॉगिंग मतलब कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। लिखा होता था कि भाई इतने जो नंबर ऑफ टैबलेट्स हैं उसमें हमें एक्सॉर्सिज्म में डिटेल्स देखने, एक्सॉर्सिज्म मतलब भूत भगाने वाली डिटेल्स देखने को मिल रही है, भूत भगाने वाले टेक्स्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि इसने लिखे। फिर इतने जो टैबलेट्स हैं उसमें हमें ये चीज देखने को मिल रही है जो कि इसमें लिखी हुई है। तो ये चीज भी हमें यहाँ के लाइब्रेरी में देखने को मिल रही है। इसने अपने जो लाइब्रेरी में बताया है कि मैंने इसलिए रखवाया है ताकि मैं अपने जितने भी गॉड्स है, जितने भी कल्चर है हमारा, उसको प्रिजर्व करवा सकूं, एंड अपनी जो भी थ्रोन की फाउंडेशन है उसको सस्टेन करके रख सकूं। इसकी लाइब्रेरी में हमें अराउंड 1000 टेक्स्ट देखने को मिल जाते हैं एंड अराउंड 30,000 टैबलेट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट इस चैप्टर के बॉक्स में, तो उसमें अगेन हमें ऐसा ही एक सिमिलर किस्सा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं नाबोपुलासर की। अब ये वो बंदा है जिसने बेबीलोनिया जो हमारी सिटी है उसको आजाद कराया एसीरियन डोमिनेंस से। अ मैन ऑफ सदर्न मारिशस, मारिशस मतलब क्या होता है, कीचड़ी, स्लशी एरिया, पानी वाला दलदली एरिया, ऐसे एरिया को मेंशन वहां पे डिस्क्राइब किया गया है। इसको आप बिल्कुल भूल जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या बता रहा है, इस बंदे ने बेबीलोनिया को फ्री कराया है एसीरियन डोमिनेशन से 625 बीसी में। फिर इसके जो सक्सेसर्स आते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसके सक्सेसर्स ने इस एरिया को बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कराया, इसकी टेरिटरी को अच्छे से मैनेज किया, यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बनवाए। एंड उसके बाद इवन जब फ्यूचर में ईरान के अकाईमेनिड्स ने बेबीलोन को कैप्चर कर लिया 539 बीसी में, अंटिल 331 जब बीसी में जब अलेक्जेंडर ने कॉन्कर कर लिया बेबीलोन को, तब भी इन्होंने बताया है कि इनका जो एरिया था वो बहुत ज्यादा एक प्रीमियर सिटी की तरह, एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत प्रॉस्पेरस सिटी की तरह इमर्ज हो गया था और वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। 850 हेक्टेयर्स का ये लोकेशन था। इसके ट्रिपल वॉल को इन्होंने मेंशन किया है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े पैलेसेस बनवाए थे, टेम्पल्स बनवाए थे। जिगुरत मतलब एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनवाया था, एक स्टेप लाइक टेम्पल टावर इन्होंने बनवाया था। तो ये सारी वो चीजें थी जो यहाँ पे बनवाई गई थी। ये जो सारी वो चीजें थी जो सिटी की प्रॉस्पेरिटी को, जो सिटी के इन्फ्लुएंस को दिखा रहा था। इट्स ट्रेडिंग हाउसेस हैड वाइड स्प्रेड डीलिंग्स, मतलब कि यहाँ के जो ट्रेडिंग कंपनीज वगैरह थी वो बहुत दूर तक डील कर रही थी। यहाँ का मैथमेटिक्स जो था, एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, वो बड़ी बड़ी डिस्कवरियां कर रहे थे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, हालांकि इसके आने के चांसेस डिफिकल्ट हैं क्योंकि एक डिफिकल्ट बॉक्स है और डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे अगर इससे आते हैं तो, लेकिन बेबीलोन का अगर लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर कौन बताया जा रहा है यहाँ पे, तो वो है हमारा नबूकदनेस्सर। इसके बारे में बताया गया कि इसने लिखा है कि हमने गॉड ऑफ उर्फ मेरे सपनों में आए, गॉड ऑफ उर्फ ने आके मेरे से बोला कि आपको एक प्रीस्टेस असाइन करना चाहिए। प्रीस्टेस की पोजीशन वो पोजीशन थी जो इस जगह पर कई टाइम से असाइन नहीं की गई थी। तो उसने बोला कि यार भगवान ने उरुक
के भगवान ने मेरे से आके बोला है कि प्रीस्टेस असाइन करना है, तो इन्होंने पूरी स्टडीज वगैरह करना चालू कर दिया। उसके बाद बताया गया कि मैंने बहुत इसके बारे में सोचा, एंड ये एक ऐसी पोजीशन थी जिसको हम कई टाइम से असाइन नहीं कर रहे थे, हम इसके बारे में भूल गए थे, तो इन्होंने इसके बारे में पूरा स्टडी किया। फिर इनको एक स्टेल मिला, स्टेल मतलब याद है ना, एक पत्थर मिला जिसमें हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है। उसमें इनको एक इमेज मिली एक ऐसी प्रीस्टेस की जिसके इन्होंने कपड़ों को, जिसके इन्होंने ज्वेलरी वगैरह को एनालाइज किया। फिर इनकी बेटी को उन्होंने उसी तरीके से ड्रेसअप किया और फिर यहाँ पे प्रीस्टेस बनवाया। फिर एक लास्ट लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, नबोनिदस के पास एक बार आते हैं लोग, एक ब्रोकन स्टैचू लेके आओ। वो ब्रोकन स्टैचू होता है सरगोन का। सरगोन कौन है? किंग ऑफ अकड़, जो हमने अभी फिगर आउट किया कि 2370 बीसी के अराउंड जिन्होंने यहाँ पे रूल किया होगा। तो जब इनके पास ये किंग का ब्रोकन स्टैचू लाया जाता है तो वो लोग एनालाइज करते हैं, वो लोग देखते हैं कि भाई ये तो पुराने टाइम के किंग का स्टैचू है, तो उसको इन्होंने रीबिल्ड करवाया, विच शोज कि ये लोग अपने पुराने गॉड्स को, अपने पुराने किंग्स को भी रिस्पेक्ट कर रहे थे। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये खत्म होता है। अब फाइनल इस चैप्टर की हमारे पास टाइमलाइन, इसको बस मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एक बार बस रीड मार लो, इसके अलावा आपको ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। मेरी आवाज भी बैठ गई है भाई, थक गया हूं मैं बोल बोल के, बाय बाय, थक गया हूं भाई। चलो भाई इसी के साथ बाय बाय, थक गया भाई, मेरी आवाज बैठ गई, चाय पी जाएगी, अभी 2 घंटे से मैं खड़ा हूं यहाँ पे।